हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं भाई आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो स्वागत है आप सभी का बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका आप सभी को इंतजार था। ये वीडियो आपके हाफ ईयरली में भी काम आएगी, ये वीडियो आपके यूनिट टेस्ट में भी काम आएगी, ये वीडियो बच्चों आपके फाइनल एग्जाम्स में भी काम आएगी। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ रही हूं बेटा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हो। वैसे तो यार आपको पता ही है कि अगर आप चैनल पे जाओगे है ना, और होम पेज पे ही आपको क्लास 11th वन शॉट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स करा रखे हैं, ये भी आपको पता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करा रखे, प्रीवियस ईयर करा रखे, टेलीग्राम पे पीडीएफ दे रखी है, तो सबके सेपरेटली मैंने करा रखे हैं। बट लेट्स से किसी बच्चे का पेपर एक दो दिन में ही है और उसने ड्यू टू सम रीजन आलस के मारे फलाना के मारे नहीं पढ़ पाया, तो वो अब लास्ट मोमेंट पे क्या करे, तो एटलीस्ट कुछ ना करे तो क्वेश्चन आंसर्स तो पढ़ ही ले, रेदर देन कि वो खाली समरी पढ़ रहा है। तो इसलिए बेटा ये जितने चैप्टर्स आपको ग्रीन में दिख रहे हैं इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूं। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, बट ऑफ कोर्स क्लास के बाद टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर है। आपकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। तो बच्चों ये सारे चैप्टर्स है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग ट्यूट, लेबर्निम टॉप, वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, एलिंग प्लैनेट कट रखा है, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड बर्थ। तो घाट वाला भी कट रखा है, रेड वाले तुम्हारे कट हो रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स जो ग्रीन में है ये मैं तुम्हें कराने वाली हूँ क्योंकि मोस्टली यही आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है, ठीक है। अगर किसी में बर्थ नहीं है तो भाई वो मत देखना। तो ऑब्वियसली बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यार सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, समरी तो है नहीं कि 10-10 मिनट में निपटा दिया, राइट। तो आप लोगों को अगर पूरा देखना है तो ऑब्वियसली देखना तो पूरा ही चाहिए, बट लेट्स से अगर आपको अर्जेंटली किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप डायरेक्टली उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो। So let's start this amazing lecture and please do like the video and do share the video और कमेंट करके तो जरूर से बता देना कि कैसी लगी क्लास आफ्टर द क्लास। ऑल राइट गाइस, सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से बच्चों फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो टाइम नहीं लगेगा खत्म होते हुए, और अगर तुम लोग मतलब सोते सोते पढ़ोगे तो लगेगा अरे कितनी लंबी वीडियो है, कितनी लंबी क्लास है। चलो सो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जस्ट इन केस किसी को इसका वन शॉट देखना हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, भाई why was it hard for the author to believe that the grandmother was once young and pretty। बच्चों लिखा है ऑथर के लिए इतना ज्यादा हार्ड क्यों था ये बिलीव करना कि उसकी जो ग्रैंड माँ है वो यंग थी, एक बार है ना, एक बार की बात है, यंग हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी, उसके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन आंसर्स सुनना क्यों जरूरी है। मैं आपको खाली पीडीएफ क्यों नहीं दे रही, मैं आपको पढ़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि आप लोग सारे आंसर्स याद ना करके जा पाओ, या पेपर में हो सकता है आप लोग याद किया हुआ भूल जाओ। तो भले ही इंसान भूल सकता है बट जो उसने सुना है ना वो उसके दिमाग में रहता है। तो अगर आप एक बार सुन भी लोगे ना, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है ये सुना हुआ आपको पेपर में हेल्प कर जाए। सो दिस लेक्चर इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और बिल्कुल एंड पे ही जाके रुकेंगे। चलो, तो भाई ऑथर के लिए मुश्किल क्यों था यकीन करना कि भाई उसकी जो ग्रैंड माँ है वो एक बार की बात है, यंग भी हुआ करती थी, प्रिटी भी हुआ करती थी। सो बच्चों देखो, अब ऑथर फाउंड इट डिफिकल्ट ऑलमोस्ट रिपेग्नेंट, कहने का क्या मतलब है, अगर भाई कोई मेरे को भी बोलेगा कि यार तुम्हारी ग्रैंड माँ ना कभी यंग हुआ करती थी, जाहिर सी बात है होगी, सीधा बूढ़ी तो नहीं हो गई, बट स्टिल वो यकीन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो ऑथर जब भी उस बारे में सोचता था ना उसे विश्वास नहीं होता था, एकदम से अजीब सा लगता था बहुत ज्यादा, ठीक है, कि उसकी ग्रैंड माँ पहले कभी यंग या अट्रैक्टिव भी रही होंगी। वो अपनी ग्रैंड माँ को ब्यूटीफुल जरूर मानता है बट वो बोलता है उस नजर से, वो प्रिटी वाली नजर से तो मैं उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि पिछले 20 साल से जब से मैं उन्हें देख रहा हूं, ही बिलीव शी कुड नॉट गेट मच ओल्डर, मैं उन्हें इतना ही बुढ़ा देख रहा हूं।
जब से मैं पैदा हुआ हूँ ग्रैंड माँ इतनी ही बुढ़ी है, मैंने उन्हें कभी यंग या कभी वैसे इमेजिन नहीं किया, और वो इतनी ज्यादा ओल्ड मुझे लगती हैं कि वो और ज्यादा ओल्डर हो ही नहीं सकती। हर प्लेइंग गेम्स एज अ चाइल्ड सीम रेदर रिडिकुलस एंड डिसरिस्पेक्टफुल जस्ट टू थिंक अबाउट। तो बोलता है जैसे मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना कि वो भी कभी बच्ची रही होगी, उन्होंने भी कभी गेम्स खेले होंगे, है ना, ये थॉट मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है और मैं इस थॉट पे यकीन ही नहीं कर पाता हूँ। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बोल दोगे भाई जब वो पहली बार सिटी में मूव करे तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें चेंज आया। जब तक वो गांव में थे बच्चों फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही थी, पर जैसे ही उन्होंने शहर में शिफ्ट किया, सिटी में शिफ्ट किया, फ्रेंडशिप में चेंज आने लगा। अब भाई जो ग्रैंड मदर है वो उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती, उसको जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं पाती, राइट, इसलिए वो अब साथ में बहुत ही कम समय गुजारने लगे। उन्हें साइंस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि भाई इसको ये नए इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ाई जा रही है, रिलीजियस ज्ञान नहीं इसको दिया जा रहा है ना। शी वॉज अनेबल टू कीप अप विद द ऑथर्स मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम द सिटी स्कूल। नेक्स्ट, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंडमदर? ग्रैंडमदर के लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा होता था बच्चों पूरे दिन का? तो आप बोलोगे ग्रैंडमदर के लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था फीडिंग द स्पैरोज इन द सिटी, क्योंकि गांव में तो वो ऑब्वियसली डॉग्स को फीड कर देती थी, बाकी जानवरों को कर देती थी, बट सिटी में, शहर में आप लोग देखते हो कि जनरली ज्यादा बाहर निकलना नहीं हो पाता है लोगों का, राइट। तो क्या करती है वो भाई स्पैरोज को फीड करना शुरू कर देती हैं एंड वही उनके दिन का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। कभी भी वो किसी भी स्पैरो को भगाती नहीं है। शी नेवर पुश देम अवे व्हेन दे सैट ऑन हर हेड, शोल्डर्स और लेग्स। नेक्स्ट, What was the last sign of physical contact? भाई ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में बच्चों लास्ट साइन क्या था फिजिकल कंटैक्ट का, है ना। एंड ऑथर को ऐसा क्यों लगा कि भाई ये लास्ट वो अपनी ग्रैंड मदर को छू पा रहा है या वो उन्हें छू पा रही है? तो बच्चों ऑथर को 5 साल बाहर बिताने थे, राइट। तो उसकी ग्रैंड माँ ने जब वो जा रहा था उसे किस किया फोरहेड पे, तो उसे लगा कि ये लास्ट साइन है हमारे बीच में कोई भी फिजिकल टच का, राइट। क्योंकि अब हो सकता है कि 5 साल बाद जब मैं लौटू तो ग्रैंड माँ जिंदा ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओल्ड है। तो उसने ऐसे एज्यूम कर लिया, अनुमान लगा लिया दैट दिस वाज देयर लास्ट एक्सचेंज ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिकॉज ही वाज लिविंग फॉर 5 years। क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा वरिड था कि भाई जब तक मैं वापस आऊंगा तो शायद ग्रैंड माँ तब तक ना रहे। नेक्स्ट, एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मॉर्न द ग्रैंडमदर्स डेथ। इलैबोरेट। तो बच्चों सबने शौक मनाया ग्रैंडमदर के जाने का, यहां तक कि स्पैरोज ने भी। इस बात को हमें इलैबोरेट करना है। तो अब हमने देखा था बेटा जैसे ही ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी हजारों की तादाद में जो स्पैरोज थी वो आ गई थी और उनके जो आंगन है, जो कॉर्टयार्ड है, वहां पे बैठ गई थी, राइट। देयर वर नो बर्ड चिप्स। वो बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं निकाल रही थी, यानी कि वो शौक मना रही थी। जो हमारी ऑथर की मम्मी है उन्होंने ब्रेड के टुकड़े भी उन्हें तोड़ के डाले, बट स्पैरोज ने बच्चों उन पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो आफ्टर द क्रिमेशन, जब पूरा क्रियाकर्म हो गया, जब उनकी बॉडी को ले जा रहे थे तो स्पैरोज जो थी वो भी चुपचाप वहां से उड़ गई। तो उन्होंने ना तो ब्रेड पे ध्यान दिया ना उन्होंने कुछ बोला। सो दैट मीन्स कि वो भी वहां पे ग्रैंड मदर की डेथ का शौक मनाने आई थी। नेक्स्ट, Why was the grandmother distressed by the education imparted in the city school? बट जो grandmother थी वो इतनी ज्यादा, आप बोल सकते हो कि उन्हें पसंद क्यों नहीं था वो वाली एजुकेशन जो सिटी स्कूल में दी जा रही थी, उन्हें क्यों इतनी घृणा आती थी उस चीज से? तो आप बोल सकते हो भाई ग्रैंड माँ को बिल्कुल भी साइंस वगैरह, है ना, इंग्लिश स्कूल वगैरह, मेरी टंग क्यों इतनी स्लिप हो रही है, वगैरह इंग्लिश स्कूल वगैरह कतई पसंद नहीं था, ठीक है। वो साइंस में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी एंड कुड नॉट ग्रास्प इंग्लिश, और इंग्लिश उन्हें समझ में आती नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि भगवान के बारे में भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन्हें म्यूजिक क्लासेस वगैरह भी नहीं पसंद थी जो स्कूल में दी जा रही थी, बिकॉज उन्हें लगता था दैट दे वर इनअप्रोप्रिएट फॉर दी पोलाइट पीपल। नेक्स्ट, भाई ब्यूटीफुल बॉन्ड बताना है आपको लव और फ्रेंडशिप का बिटवीन ऑथर एंड द ग्रैंडमदर। So when the author was still a young child, his parents moved to the city। अब इसमें आप पूरे तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि कैसे बच्चों जब हमारा ऑथर यंग था तो उसके पेरेंट्स सिटी में मूव कर गए, है ना, और उसे अपनी ग्रैंडमदर की कस्टडी में छोड़ गए। तो ग्रैंडमदर और ऑथर की बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप हो गई। हर सुबह वो क्या करती, उसको तैयार करती स्कूल के लिए, उसे नहलाती धुलाती, ड्रेस करती, उसकी वुडन स्लेट को तैयार करती एंड उसके बाद उसे स्कूल लेकर जाती। स्कूल के ही साइड में मंदिर होता तो ग्रैंडमा क्या करती, स्क्रिप्चर्स पढ़ती टेंपल के अंदर बैठ के, और हमारा ऑथर स्कूल के वरांदा में पढ़ाई कर रहा होता।
तो उसके बाद जब वो सिटी आ गई तो उन्होंने कॉमन बेडरूम शेयर करा, एक ही बेडरूम में वो लोग रहते थे। शी वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू बिड द राइटर फेयरवेल। वो जब वो 5 साल के लिए जा रहा था तो उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक भी गई, बट उन्होंने कुछ भी बोला नहीं and just kissed his forehead. The writer treasured their last physical interaction before he left for a 5-year absence. But his grandmother was waiting to welcome him back. यानी कि जब वो 5 साल बाद भी लौटा तो ग्रैंडमदर बिल्कुल सही सलामत थी। अब जब राइटर वापस आ गया, उन्होंने क्या करा? शी गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड लेडीज, पाउंडेड द ड्रम बजाने लगी, घंटों तक गाने गाने लगी। एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि उस दिन उन्होंने अपनी प्रेयर्स भी नहीं गाई थी। तो इसमें आप बेटा पूरा का पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट, धीरे धीरे ऑथर और ग्रैंड माँ का बॉन्ड जो था वो टूटने लगा। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। तो ये क्या था बच्चों? क्या ये डेलिब्रेट यानी कि ये जानबूझ के हुआ, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके जो हालात थे उनकी वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूटती गई? ये आपको बताना है। तो द ऑथर्स पेरेंट्स मूव टू द सिटी व्हेन ही वाज अ यंग लैड, यानी कि बॉय, ठीक है ना, कि भाई सिटी में मूव हो गए थे उसके पेरेंट्स उसके ग्रैंड माँ के पास उसे छोड़ के, तब उनकी क्लोज फ्रेंडशिप थी। ये आप बताओगे। फिर आप बताओगे कैसे वो पूरा दिन उसके साथ बिताती, उसके साथ स्कूल जाती। अब उसके बाद क्या हुआ? बट दिस सेंड मतलब कॉल, उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में बुला लिया जब वो वहां पर सेटल हो गए। दिस अल्टीमेटली टर्न देयर फ्रेंडशिप अराउंड, और यही उनकी फ्रेंडशिप में बच्चों पूरा का पूरा टर्निंग पॉइंट था। इसी से उनकी फ्रेंडशिप बच्चों पूरी की पूरी चेंज हो गई। ऑल एल्स हैड एक्सचेंज एक्सेप्ट फॉर देयर शेयर्ड बेडरूम, सारी चीजें चेंज हो गई क्योंकि वो उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी, है ना। अब वो बस से स्कूल जाने लगा था, ना वो उसके साथ स्कूल जा पाती थी क्योंकि वो अब इंग्लिश स्कूल में जा रहा था। So she was unable to walk with him to school as he traveled by the school bus. He was currently enrolled in a science-focused English school, है ना। अब उसका स्कूल बदल गया था, वो उसके साथ जा नहीं पाती थी स्कूल तक। तो ये चीज भी बच्चों कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। ग्रैंडमा को साइंस में यकीन नहीं था, इंग्लिश उन्हें नहीं आती थी, वही जो हमने पिछले आंसर में लिखा था। इस बार हमें लॉन्ग आंसर बना के लिखना है, दैट्स इट, है ना। वो स्कूलिंग से डिससैटिस्फाइड थी क्योंकि भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। म्यूजिक क्लासेस देने लगे तो उन्हें और बुरा फील होने लगा। उनका रिलेशनशिप और ज्यादा कब टूटा? जब कॉलेज में उन्हें अलग अलग कमरे दे दिए गए कि अब लड़का बड़ा हो गया, अब दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे, तो उनका जो बॉन्ड था वो और ज्यादा टूट गया। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। इस डिस्टेंस के बावजूद भी, ये जो डिस्टेंस था ये ऑन पर्पस नहीं था, है ना, ये डेलिब्रेटली नहीं किया गया, जानबूझ के नहीं हुआ गया। जितने भी सर्कमस्टेंसेस थे, हालात थे, वो इस कदर बदलते गए कि उनके फ्रेंडशिप पे एक नेगेटिव इंपैक्ट, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता गया। नेक्स्ट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पे आ जाते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पे। व्हाट डिड द नरेटर प्लान टू डू, व्हाट प्रिपरेशंस डिड ही मेक फॉर इट। सो भाई नरेटर क्या कर रहा था और उसने क्या क्या प्रिपरेशंस की, ये हमें बताना है। सो सिमिलर टू व्हाट कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 ईयर्स प्रायर, यानी कि 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, है ना, इस पूरे वर्ल्ड की समुद्री यात्रा, वो हमारे नरेटर को करनी थी। एम्बार्क मतलब वो उनको सेम चीज करनी थी ऑन राउंड द वर्ल्ड एक्सपेडिशन टू अचीव दिस गोल। ये गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या करा? वो और उनके जो वाइफ थे हैड बीन हॉनिंग, हॉनिंग मतलब मेहनत करना, रिफाइन करना अपनी स्किल्स को, है ना, और ज्यादा अच्छी करना अपनी स्किल्स को। तो वो अपनी स्किल्स को बच्चों अच्छे करने लगे, कब से? फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, 16 साल उन्होंने क्या करा? मेहनत करी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, ताकि वो ये सेम वॉयज दोबारा से कर पाए। अब हमें नरेटर की जो बोट थी, है ना, क्या नाम था? वेव वॉकर, उसका डिस्क्रिप्शन देना है। कैसे नरेटर ने उसको टेस्ट किया, कैसे इक्विप्ड किया, ये बताना है। सो बच्चों, जो द वेव वॉकर थी वो नरेटर की शिप का नाम है। वो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही बड़ी वुड की बनी हुई थी, है ना। वुडन हल्ड मतलब जो आउटर बॉडी था पूरा वुड का था। 23 मीटर्स लॉन्ग थी, 30 टन्स की थी। इट हैड बीन एक्सपर्टली कंस्ट्रक्टेड, एक एक चीज बच्चों उसकी बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज के साथ कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। बहुत सारे जो महीने थे वो उन्होंने उस पर लगाए थे, उसको टेस्ट करने में, उसको प्रिपेयर करने में, कि भाई गंदी से गंदा जो वेदर होगा, है ना, एडवर्स जो कंडीशन होंगी, खराब से खराब जो वेदर होगा, उसमें हम इस बोट को टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस वॉयज पे जा रहे हैं, जिस समुद्री यात्रा पे जा रहे हैं, वो खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। तो भाई नरेटर ने क्या प्लान करा कि कितना लंबा है, कितने किलोमीटर्स है, आपको बताना है। सो द नरेटर प्लान टू ट्रैवल, आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई 105,000 किलोमीटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन 3 ईयर्स, ठीक है, 1 लाख के आसपास।
नेक्स्ट, When and with whom did the narrator begin his voyage? तो भाई किसके साथ वो गया? तो जुलाई 1976 डेट याद रखनी है। नरेटर निकल गया अपनी समुद्री यात्रा पे अपनी वाइफ मैरी के साथ, अपना बेटे जोनाथन के साथ जिसकी उम्र 6 साल थी, डॉटर सुजैन के साथ जिसकी उम्र 7 साल थी, एंड वो कहां से निकले? प्लायमouth इंग्लैंड से निकले। आगे उनको क्रू मैन ने ज्वाइन किया था, याद रखना, बट शुरू उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो अपनी फैमिली के साथ ही की थी, है ना। जो 2 क्रू मैन थे वो उन्हें आगे मिले थे, ठीक है, लैरी एंड हब। नेक्स्ट, whom did the narrator employ and why? When did he do so? तो वही उनकी बात आ गई। तो भाई इन ऑर्डर टू नेविगेट द सदर्न इंडियन ओशियन, ये बच्चों वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्स्ट सी है, सदर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इसके लिए नरेटर ने 2 क्रूमैन को हायर किया। अमेरिकन था लैरी, स्विस था हब। ही एंगेज देम बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम केप टाउन, तो केप टाउन से ये 2 लोग भी इनके साथ जुड़ गए थे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड ऑन देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन? व्हाट वरीड द नरेटर एंड व्हाई? तो बच्चों केप टाउन से निकले हुए दूसरे दिन पर उनके साथ क्या हुआ, नरेटर हमारा क्यों चिंतित होने लगा? सो दे एनकाउंटर्ड पावरफुल स्टॉर्म। अब हमने देखा मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। केप टाउन तक बच्चों सारी चीजें सही थी, बट केप टाउन के बाद मौसम ने एक अलग ही रुख ले लिया, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, बद से बदतर होता गया, ठीक है। द फॉलोइंग कपल वीक्स सॉ कॉन्टिन्यूअसली फ्यूरी फ्रॉम दिस स्टॉर्म्स। अब आने वाले कुछ हफ्ते और ज्यादा बद से बदतर होते गए, कांस्टेंट ये जो तूफान था ये रुका ही नहीं, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, समुद्री लहरें, वो बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा नरेटर बहुत ज्यादा चिंता में हो रहा था, चिंतित हो रहा था। उन वेव्स का जो साइज था बच्चों वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था। एंड द वेव्स रोज एज हाई एज देयर मेन मास्ट। जब मैंने ये लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, वीडियो में है, प्लेलिस्ट में है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई वेव्स कितनी बड़ी थी कि जो बोट के ऊपर मेन मास्ट था उससे भी ऊपर वेव्स जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड दे डील विद द वाटर दैट हैड गश्ड इनटू द शिप? अब बच्चों हमने देखा कि शिप के अंदर भी कुछ पानी आ गया था, तो उसके साथ उन्होंने किस प्रकार डील करा? सो एज मैरी टुक कंट्रोल ऑफ द व्हील, उसकी जो बीवी थी मैरी, उसने व्हील को संभाला। नरेटर ने क्या करा, वो हैच की तरफ गया। हैच क्या होता है? शिप के फ्लोर में एक ओपनिंग होती है, उसकी तरफ गया। जो 2 क्रूमैन थे लैरी एंड हब, वो कॉन्टिन्यूअसली फ्रैंटिकली मतलब पागलों की तरह जो पानी है ना वो शिप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ही सो ब्रोकन टिम्बर्स हैंगिंग, तो पूरी की पूरी जो उनकी शिप थी बच्चों वो टूट गई थी, है ना, टूटने की बिल्कुल कगार पे थी, डूबने की कगार पे थी, क्योंकि इतना ज्यादा भारी तूफान था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई जो स्टारबोर्ड साइड था, राइट साइड, वो भी पूरा का पूरा अंदर की तरफ बल्ज हो गया था। जो क्लोथ्स थे, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टिन, टॉयज, सब पानी में तैर रहे थे। तो उसने क्या करा, बहुत मुश्किल से वो बच्चों के कैबिन तक गया, वहां से हैमर लाया, स्क्रूज लाया, कैनवास लाया और दोबारा से डेक यानी शिप के मेन फ्लोर पर आ गया। अब उसने क्या करा, उसने कैनवास को स्ट्रेस करा एंड उसने वाटरप्रूफ हैच कवर्स लगाए, जो कि होल्स थे ना जहां से पानी आ रहा था, उन्हें रोकने की कोशिश करी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी नीचे से आता गया, बट अभी मोस्टली पानी जब उसने कैनवास लगा दिया तो साइड से निकलने लगा। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी ये कब बढ़ी, जब हैंड पंप्स ब्लॉक होने लग गए, है ना, उसमें जो मलबा है, मिट्टी ला रही है, जो वेव्स आ रही है बोट के अंदर, उनमें मिट्टी आ रही है, डेब्रिज आ रहा है, तो वो सारी चीजें हैंड पंप्स के अंदर जाने लगी, जिसकी वजह से हैंड पंप ब्लॉक होने लगे, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। वाटर लेवल अब बहुत ज्यादा बोट के अंदर बढ़ने लगा। On the deck, he missed 2 spare hand pumps, forced his sail, jib, dinghies and the main anchor which were pitched overboard. He found another electric pump and connected it to outpump and this worked. तो luckily बच्चों एक पंप उसे और मिला, इलेक्ट्रिक पंप। उसने जब वो आउटपाइप से कनेक्ट किया तो वो वर्क करने लगा एंड उसके सहारे फिर उन्होंने पानी को बाहर निकाला। तो आई नो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चों को इसे याद करना, मुश्किल लगता है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप लोग इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3-3, 4-4 लाइंस करके याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में ना सही तो फाइनल में आएगा, बट आएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, Why were they desperate to look for an island? How did they manage? तो भाई क्यों उनको आइलैंड चाहिए था कि भाई नहीं अब कोई आइलैंड बस मिल जाए, एंड उन्होंने मैनेज कैसे करा? तो आप बोलोगे भाई लगातार 15 घंटों से वो सरवाइव कर रहे थे बहुत मुश्किल से, है ना। जब एक बड़ी सी वेव ने उनको हिट करा था कि उनकी पूरी की पूरी बोट टूटने के कगार पे थी, डूबने वाली थी, किसी तरीके से वो 15 घंटे सरवाइव कर गए थे। अब उन्हें पता था कि ये जो इनकी बोट है ये ज्यादा टाइम नहीं चल सकती, लॉन्ग इनफ लास्ट नहीं करेगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे।
तो द नरेटर ने क्या करा, ही चेक द चार्ट्स, कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड। तो उसने कैलकुलेशन करी कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हमारे रास्ते में पड़ेंगे अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं। एक है एम्स्टरडैम जो कि है फ्रेंच साइंटिफिक बेस, बट जो वेव्स है उन्होंने क्या करा, जो एक्स्ट्रा इंजन था वो भी आउट ऑफ एक्शन चला गया था, वो भी नहीं चल रहा था। इसके ऊपर क्या हुआ, वेदर कॉन्टिन्यूसली बच्चों खराब होता गया, बद से बदतर होता गया। तो जो विंड्स हैं वो थोड़ा सा फाइनली ईस्ट मोड पे आई। जो शिप है वो बाहर कब आई, 6 जनवरी की सुबह वो एम्स्टरडैम आइलैंड पहुंच गए। अब नरेटर ने क्या करा, डेलिबरेटेड ऑन विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट देयर पोजीशन। इससे पहले नरेटर ने बच्चों विंड स्पीड पे काम किया, चार्ट्स पढ़े, सारी चीजें पढ़ी ये पता लगाने के लिए कि हम अभी कहाँ हैं, हमारी पोजीशन क्या है। उसने पता लगाया कि दे वर समवेयर 1.5 लाख किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। यानी कि आप ये मान लो चींटी ढूंढ रहे हैं वो, है ना, इतने बड़े समुद्र में। तो भाई तुम मान लो इतना बड़ा एरिया है और उसमें बस इतना सा 65 किलोमीटर वाइड एक आइलैंड उन्हें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? अबाउट 2 PM ही आस्क्ड लैरी, उसने लैरी को बोला भाई 185 डिग्रीज पे आप बोट को घुमा लो। ही एक्सपेक्टेड टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM एंड इवेंचुअली रीच्ड इट बाय 6 PM। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ब्रेव द सिचुएशन मोर मेच्योरली देन देयर ईयर्स। डिस्कस। तो बच्चों यहाँ पर जो बच्चे थे, है ना, हमने देखा कि उन्होंने अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा मेच्योर बिहेव करा। तो इसके बारे में हमें बताना है। अगेन बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे थे सर्टेनली ब्रेव द सिचुएशन मोर मेच्योरली, सर्टेनली मतलब श्योरली, कि भाई ये तो बात दाद देने वाली है कि बच्चे जो थे हमारे घर के 6-7 साल के बच्चे क्या करते हैं, मम्मी ये करते हैं, है ना, मम्मी टॉफी, मम्मी मार दिया, मम्मी बे, पर उनके बच्चों ने मिच्योरली बिहेव करा, राइट। सीयू के सर पे लग गई थी, बहुत ज्यादा लगी हुई थी, बाद में पता चला मैं कि ऑपरेशंस वगैरह भी कराने पड़े, राइट, बट तब भी उसने जरा सा भी चू नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पापा हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपने पापा को वरी नहीं करना था। एंड जो जॉन था नरेटर का 6 साल का लड़का, उसने श्योर किया कि पापा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी आर ऑल टुगेदर। तो ये बच्चों बहुत बड़ी बात थी जो उस 6 साल के बच्चे ने बोली। So when Sue's head injury worsened with her blackened eyes narrowed to slits, she held on to her spirit and gave the narrator a card with drawn caricatures of Mary and him with the words. अब यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चा पार्टी, क्या बोला गया है? बोला गया है कि भाई जब उसकी बेटी के सर पे लग गया था, है ना, और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, तब भी उसने उस हालत में अपने मम्मी पापा के लिए कार्ड बनाया। उस कार्ड के अंदर मम्मी पापा की ड्राइंग्स बनाई और उस ड्राइंग के ऊपर क्या लिखा कि ये कुछ फनी लोग हैं, है ना, ये डू यू नो ये क्या करते हैं, ये सबको हंसाते हैं, क्या इन्होंने आपको भी हंसाया? तो वो एक तरीके से अपने पापा को मोटिवेट कर रही थी कि पापा यू आर द बेस्ट, जिसे देखकर उसके पापा में भी एक मोटिवेशन आई और वो भी हंसने लग गए। तो इसका मैसेज क्या है? लव का मैसेज है कि भाई कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना, एक पॉजिटिविटी का मैसेज है, एक होप का मैसेज है। तो इससे हमारा नरेटर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया। ही वाज टच्ड विद द थॉटफुलनेस ऑफ अ 7-year-old गर्ल, कि भाई लड़की कितनी थॉटफुल है ना बच्चों। एट द एंड कोई गिफ्ट मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, एट द एंड मैटर करता है तो क्या, कि इंसान कितना थॉटफुल है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, राइट। Who did not want her parents to worry about a head injury and that of the boy who was not afraid to die? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको डिट्टो याद कर लेना। नेक्स्ट, what did the Voyager succeeded in achieving on January 4? तो भाई January 4 को क्या हुआ? On January 4 जब वो कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहे थे, 36 घंटे हो गए थे उन्हें पानी निकालते हुए, नरेटर ने नोटिस करा कि अब जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ है ना। सो व्हाट ही डिड, he hosted the storm jib and headed for the island. On that day they had their first meal in almost 2 days. तो जब उन्हें लगा कि भाई पानी अब थोड़ा सा कम हो गया है बोट में, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए रोटेशन में रुक सकते हैं, तो तब उन लोगों ने बच्चों 2 दिन में पहली बार कुछ खाया। क्या खाया था? व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या खाया? सम बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। याद रखना क्या खाया? सम बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। नेक्स्ट, भाई क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए टू गेट द वाटर आउट ऑफ द शिप? तो अभी मैंने आपको यह आंसर कराया था।
ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लेना कि भाई कैसे उनके मैनुअल हैंड जो पंप्स थे वो रुक गए थे, कैसे उनके इलेक्ट्रिक पंप्स जो थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे। तभी नरेटर को याद आया कि उसके पास 2 स्पेयर पंप्स भी हैं जो कि चार्ट रूम में रखे हुए हैं अच्छी कंडीशन में, तो वो उन्हें लेकर आया और हर्ब और लैरी को दे दिया टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द बोट ऑफ द क्रू मेंबर्स। बच्चों, क्रू मेंबर्स की भी दाद देनी पड़ेगी, वो भी पागलों की तरह लगे हुए थे वाटर को बाहर निकालने के लिए, राइट। उन्होंने बिल्कुल भी डिले नहीं करा एंड पूरी रात वो लोग पानी को बाहर निकालते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ फोटोग्राफ। व्हाई वुड द पोएट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट। अब बच्चों, पोएट की जो मम्मा थी वो स्नैपशॉट पे क्यों हंस रही थी, ये आपको बताना है। क्यों हंसती थी, क्यों वो देखकर उसे खुशी मिलती थी, तो आप बोलोगे बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड फुल ऑफ केयरफ्री एंजॉयमेंट। बच्चों, सबसे अच्छे दिन ना बचपन के ही होते हैं, जब आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होती, पैसा कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, घर चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं खाना मिल रहा है मस्त, राइट। तो यहाँ पर भी पोएट की जो ममा है वो क्यों हंसती थी, वो अपने केयर फ्री डेज को याद करके हंसती थी कि देखो इस फोटो को, कैसे हम लोग बीच के लिए तैयार हुए थे, है ना, कैसे मेरे चाइल्डहुड की फोटो है। सो यहाँ पे लिखोगे शी फेल्ट एम्यूज्ड एंड नॉस्टैल्जिक टू लुक एट हर पास्ट डेज। तो उसे बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता था, बहुत याद आती थी अपने पास्ट के दिनों की, एंड शी रिकॉल्स दोज मेमोरीज बैक। The 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? Very important question. तो पोम के अंदर 3 अलग अलग फेजेस बताए गए हैं, 3 डिफरेंट स्टैंजास में। तो हमें बताना है कि भाई वो डिफरेंट स्टैंजास क्या डिपिक्ट करते हैं। सो आप बोलोगे भाई जो पहला स्टैंजा है वो डिस्क्राइब करता है स्टेज जब पोएट की मम्मी एक छोटी सी बच्ची थी 12 साल की। ठीक है, जो सेकंड फेज है वो क्या पोर्ट्रे करता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट, जब पोएट और उसकी मम्मी बैठकर क्या देखते थे, फोटो देखते थे, तब उसकी मम्मी थी 30 या 40 साल की। थर्ड और लास्ट पार्ट क्या दिखाता है पोम का, पोएट का डिजेक्शन ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि अभी उसकी मम्मा उसके पास नहीं है। शी इज लोनली, शी इज सैड विदाउट हर मदर हु हैड बीन डेड फॉर मोर देन अ डेकेड। डेकेड मतलब 10 साल, और पोएट की मम्मा को मरे हुए 12 साल हो गए। तो याद रखना, पहला स्टैंजा क्या दिखाता है, पोएट की मम्मी का बचपन। दूसरा स्टैंजा दिखाता है पोएट की मम्मी और पोएटेस को, कि दोनों बैठ के फोटो को देख रहे हैं। और तीसरा स्टैंजा दिखाता है खाली पोएटेस को, जहां पर उनकी मम्मा की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट, briefly evaluate the poet's attitude towards life as seen in the last stanza of the poem A Photograph। तो लास्ट स्टैंजा में क्या डिपिक्ट किया गया है ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे बेटा जी कि लास्ट स्टैंजा में दिखाया गया है द पीरियड ऑफ नियरली 12 years since the poetess mother passed away। ठीक है, क्या दिखाया गया कि भाई 12 साल हो गए हैं हमारी जो पोएटेस है उनकी मम्मा को गए हुए, एंड वो 12 साल उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है। वो उनकी लाफ्टर नहीं सुन पा रही है, अब हर जगह साइलेंस है, हर जगह चुप्पी है। द पीरियड आफ्टर हर डेथ ऑफ द पोएट्स मदर द लाइफ ऑफ द पोएट हैज बीन डल एंड इवेंटलेस। तो मम्मी के जाने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डल हो गई है, इवेंटलेस हो गई है। द वॉइड यानी कि एक जो खालीपन क्रिएट हो गया उसकी मम्मी के जाने से, अब धीरे धीरे वो लेस पेनफुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदत तो लगी जाती है बच्चों किसी के बिना रहने की। वो घाव पूरा नहीं भरता बट आदत लग जाती है, राइट। तो जो टाइम है वो धीरे धीरे पास हो रहा है और धीरे धीरे जो वो लॉस और ग्रीफ वाली मेमोरीज हैं वो अब फेड हो रही हैं। तो लास्ट स्टैंजा में हमें यही सब चीजें बच्चों पता चलती हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो द पोएट। सो द कार्डबोर्ड शोड द पोएट द सीन ऑन द सी बीच विद द 3 गर्ल्स। कार्डबोर्ड से मतलब है यहाँ फोटोग्राफ से। फोटोग्राफ में क्या था बच्चों, बता दोगे भाई, सीन था किसका, सी बीच का विद 3 गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट, बिग गर्ल कौन थी, बिग गर्ल वाज द पोएट्स मदर। 3 लड़कियां थी ना, कजिन थी डॉली बेटी, बीच में कौन थी, पोएट की मम्मा थी जो सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड। जब बच्चों फोटोग्राफ क्लिक हो रही थी तो पोएट की मम्मी कितने साल की थी ये हमें बताना है। So she was 12 years old when the photograph was clicked. Who clicked the photograph? The uncle clicked the photograph. Briefly बताओ कि उन्होंने बीच पर क्या करा। तो आप बोलोगे कि भाई द पोएट्स मदर इज ऑन द बीच विद 2 of her गर्ल कजिन्स। हर एक ने उनका हाथ पकड़ रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी पोएट की मम्मा है, कजिन्स आर यंगर देन हर। विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी जब वो लोग बीच पे थे, एंड हवा से उनके जो हेयर थे बच्चों वो लड़कियों के फेसेस पे आ रहे थे, एंड लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश थी, दे वर वेरी हैप्पी। देयर स्माइल्स कुड बी सीन इवन थ्रू देयर हेयर, यानी कि उनके जो फेस पे बाल आ रहे हैं तब भी आप उनकी स्माइल को देख सकते हो।
है ना, और वो किसकी तरफ स्माइल कर रही है, अपने अंकल की तरफ, जो उनकी फोटो ले रहे हैं, जो इस सीन को कैप्चर कर रहे हैं कैमरा पे, ठीक है। यंग गर्ल्स खड़ी हुई हैं सी में एंड द वाटर वॉश देयर मॉर्टल फीट। फीट को मॉर्टल क्यों बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीट रिप्रेजेंट करता है बच्चों पोएट की मम्मा को और उनके कजिन्स को, कि कैसे पैर जैसे हम छोटे होते हैं, छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, यानी कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बट सी क्या है, इमॉर्टल। समुद्र तब भी वैसा था, समुद्र आज भी वैसा है, समुद्र कल भी वैसा ही होगा, है ना, वो क्या है, अमर है, बट हम लोग अमर नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, the sea appears to have changed less in comparison to the three girls. Comment, very important question. तो आप बोलोगे जो पोएट है वो कंपेयर करती है मॉर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग को टू द इटर्नल नेचर ऑफ द सी से, कि भाई सी क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कभी चेंज नहीं होगी, राइट, सेम रहेगी, बट टाइम के साथ साथ जो पोएट की मम्मा है वो चेंज हो गई एंड इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई, बट जो सी थी दैट हैज रिमेन्ड एज इट वाज सिंस द फोटोग्राफ वाज टेकन। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसका क्या मतलब है, the loss of her mother has silenced her. Do you think that this attitude of the poet is the right attitude to live life? Why and why not? क्या आपको लगता है कि वो अपनी मम्मा की डेथ से जो चुप हो गई है ये एक सही एटीट्यूड है लाइफ जीने का? अगर आपको लगता है यस तो क्यों लगता है, अगर आपको लगता है नो तो क्यों लगता है, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे भाई देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो शिरले चार्ल्सन है उन्होंने एक बहुत ही टचिंग ट्रिब्यूट दिया अपनी मम्मी को, है ना, थ्रू वर्सेस उन्होंने रिमेंबर, उन्होंने याद करा अपनी माँ को, एंड ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, बहुत ज्यादा दुखी है एट द लॉस ऑफ हर मदर। सो दो शी सेज दैट ओवर द ईयर शी हैज एडजस्टेड, कि भले ही वो बोलती है कि भाई वक्त के साथ साथ मैंने एडजस्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी मम्मा मेरे पास नहीं है, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो स्थितियां हैं, उनसे जरूर वो चुप हो गई है ना, जो स्थितियां हैं उनसे जरूर उनकी लाइफ में एक खालीपन रह गया है। और भाई हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब हम किसी अपने को खोते हैं, बट ये जो एटीट्यूड है एंड में जो पोएट ने दिखाया ये सही नहीं है अपनी लाइफ को जीने का, राइट। लाइफ विल कीप गोइंग ऑन इवन इफ वी वांट टू स्टॉप। मतलब बात क्या है कि अगर कुछ भी हो जाए, हमें अगर शोक मनाना हो, हमें कुछ भी मनाना हो, ये टाइम हमारे लिए रुकेगा नहीं, लाइफ तो जाती ही रहती है और लॉस यूनिवर्सल है। जैसे बच्चों हमने क्लास 10th में द सर्मन एट बनारस चैप्टर पढ़ा था, लॉस क्या है, लॉस तो यूनिवर्सल है, लॉस क्या है, लॉ ऑफ नेचर है, राइट। वी कैन नॉट लेट आवरसेल्व्स गेट डिप्रेस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। हर्ट होता है बट हम अपनी पूरी लाइफ इससे डिप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। However, grieving to the point of hampering the normal functioning of our life is not acceptable। क्या लिखा है कि ग्रीव तो हम करेंगे, शौक तो मनाएंगे, दुखी तो हम होंगे, बट इस हद तक उस शौक को अपने पे हावी कर लेना, जैसे कि सर्मन एट बनारस में गौतम बुद्ध ने बोला था कि इतना हावी कर लेना कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को ही हैम्पर कर लो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, भाई पोएट को नॉस्टैल्जिक क्यों फील हो रहा है ये आपको बताना है। So the poet sees an old photograph of her mother in which she was standing on the beach। तो पोएट एक फोटो को देखती है जिनमें उनकी जो मम्मा है वो बीच पे खड़ी है अपने कजिन्स के साथ, जॉली एंड बेटी। They were enjoying themselves। उनकी मम्मा अपने कजिन के साथ एंजॉय कर रही हैं। The photograph captured her mother's sweet and smiling face। At that time she was around 12 years old। उस टाइम उनकी मम्मा केवल 12 साल की थी। तो पोएट याद कर रही है कैसे उनकी मम्मी हंसा करती थी जब भी वो इस फोटो को देखती थी, बट अब टाइम बीत गया है और उनकी मम्मा की डेथ हो गई है और पोएट केवल मेमोरीज के सहारे ही जी रही है, उन पे उनकी मम्मा नहीं है, केवल उनकी मम्मी की मेमोरीज ही हैं, इसलिए उन्हें नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, इस लाइन का क्या मतलब है, बोथ फ्री विद द लेबर डीज ऑफ लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बच्चों बोथ का क्या मतलब है यहाँ पे, बोथ का मतलब है रेफर्स टू द सी हॉलीडे एज रिमेंबर्ड बाय हर मदर एंड द पोएट रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफिंग फेस। यानी कि दोनों ने ही कुछ खोया है। पोएट की मम्मी ने क्या खोया, अपना बचपन, है ना, वो सी हॉलीडे, एंड पोएट ने क्या खोया, अपनी मम्मी का वो लाफिंग फेस। दोनों ही बातें अब पास्ट की हैं, अब उनकी मम्मा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चैप्टर पे हम आ जाते हैं।
What was the narrator's immediate reaction when he saw his cousin Murad sitting on a beautiful white house? जैसे ही नरेटर ने अपने कजिन मुराद को देखा कि भाई ये तो ब्यूटीफुल से व्हाइट से हॉर्स पे बैठा हुआ है, तो उसका रिएक्शन क्या था ये आप बच्चों को बताना है। तो बच्चों जैसे ही नरेटर ने अपने कजिन मुराद को देखा कि वो एक ब्यूटीफुल से व्हाइट हॉर्स पे बैठा है, भैया उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने बोला क्या, व्हाट? So he rubbed his eyes to make sure that he was not dreaming, because उसे पता था that Murad couldn't afford that horse. Next, this was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? Narrator बोल रहा है इस पे यकीन नहीं हो रहा, किस पे यकीन नहीं हो रहा। So नरेटर बोल रहा है, बात कर रहा है अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी की, कि भैया हम पे पैसे नहीं है, हम तो गरीबी में जीते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड करना दैट हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर, कि हम इतने गरीब हैं फिर भी हम भूखे नहीं सोते, तो मतलब ये खाना आता कहाँ से है ना। तो वो बहुत फ्रैंकली एडमिट करता है कि गर्गोलियन फैमिली की हर ब्रांच बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में रह रहे हैं, मतलब हम गरीब तो हैं बट बड़े ही अमेजिंग टाइप की हम गरीबी में रह रहे हैं, जहां पर हमें एटलीस्ट खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। कौन से ट्राइब से बच्चों एरम बिलोंग करता है एंड उस ट्राइब की इमेज क्या बन रखी है? सो अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एरम बिलोंग करता है गर्गोलियन ट्राइब से, जो कि नेटिव्स है अर्मेनिया के। याद रखना कहाँ के नेटिव्स हैं? अर्मेनिया के। ये जो ट्राइब है बच्चों एक बारी बहुत अमीर हुआ करता था, बहुत प्रॉस्पेरस हुआ करता था, बट इन्होंने वॉर वगैरह में अपने जो लैंड्स हैं वो सारे खो दिए, है ना, एंड उन्हें वहां से अपना होमलैंड छोड़कर यहाँ पे आकर सेटल होना पड़ा, असीरिया में आकर सेटल होना पड़ा, जहां पर वो बहुत गरीबों की तरह रह रहे हैं। ये जो ट्राइब है अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऐसा माना जाता है कि इनके ट्राइब का कोई भी आदमी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, तो ये राइट और रॉन्ग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दे न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग एज दे वर कंटेंटेड विद देयर लॉर्ड, यानी कि हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं वो लोग, बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल है, बहुत आपकी सेवा वगैरह करेंगे, एंड दे आर द मैन ऑफ द सिंपल फेथ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर से याद करके जाना। अगेन बच्चों सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल रखा है कि यूनिक ट्रेड्स क्या है गर्गोलियन ट्राइब के। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, द आंसर इज सेम। नेक्स्ट, व्हाई डिड आरम फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन द हाउस? अब भाई आरम को बिलीव क्यों नहीं हो रहा कि मुराद ने जो हॉर्स है वो चुराया है? सो the narrator couldn't believe that his cousin Murad had stolen horse because they belong to the Gargolian tribe, अपनी ट्राइब की वजह से, कि हमारा ट्राइब तो इतना जाना माना है, हमारे ट्राइब को इन चीजों के लिए जाना जाता है ना, और कैसे ये ऐसे मेरे साथ कर सकता है, मतलब हमारे ट्राइब के साथ कैसे कर सकता है, कैसे चोरी कर सकता है। सो द मेंबर्स ऑफ देयर ट्राइब वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, नन ऑफ देम वुड डिसीव एनीबॉडी, कि कोई किसी को धोखा नहीं देगा, ये बातें हमारे ट्राइब के लिए जानी जाती है, और तूने चोरी कैसे कर ली। कौन से दो कैरेक्टर ट्रेट्स है मुराद के दैट आर हिंटेड एट बाय द नरेटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में नरेटर ने हमें मुराद के बारे में क्या चीजें बताई हैं। तो बच्चों मुराद को सब लोग क्रेजी कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि नरेटर बोलता है मुझे छोड़ के सब उसको क्रेजी कंसीडर करते हैं। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस एंड ही इज क्रेजी अबाउट व्हाट, उसे घोड़े बहुत पसंद है। सेकेंडली भाई ही इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, लिव इन द मोमेंट वाला बंदा है, अपनी जिंदगी को मस्त जीता है। तो ये दो कैरेक्टर ट्रेट्स हमारे नरेटर ने हमें बताए हैं। डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच कंफर्म्स दैट द नरेटर्स अंकल खुजरॉफ वाज इंडीड क्रेजी। भाई ये इतना बढ़िया कैरेक्टर था ना सही में पूरे के पूरे चैप्टर का। बोला गया है एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जब हमें पता चले कि भाई ये जो अंकल खुजरॉफ था ना ये सही में क्रेजी था। तो भाई एक दिन क्या हुआ, अंकल खुजरॉफ अपना जो मूछे थे वो ट्रिम करवा रहे थे बार्बर की शॉप पे, तो उनका जो बेटा है वो भागते हुए आता है उनके पास और बोलता है पापा आग लग गई, आग लग गई, घर जल गया। तो खुजरॉफ उस पे चीखता है, बोलता है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि बच्चों कुछ भी हो जाए वो केवल एक ही लाइन बोलता है, क्या, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कह रहे कुछ नहीं है, अटेंशन मत दो, ध्यान मत दो, ठीक है। द बार्बर रिपीटेड व्हाट द बॉय हैड सेड। भाई बार्बर भी शौक होता है, कहता भाई तेरे घर पे आग लगी है, क्या बोल रहा है तू? तो वो बार्बर पे भी चिल्लाने लगता है इनफ, चुप हो जा, इट इज नो हार्म, कुछ नहीं हुआ। तो भाई इस इंसिडेंट से हमें पता चल जाता है कि ये तो सही में क्रेजी है। नेक्स्ट, नरेटर का एक्सपीरियंस बताओ बच्चों जब उसने हॉर्स राइड किया अकेले। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा और फ्राइटफुल एक्सपीरियंस उसका रहा। उसने क्या करा, वो फटाफट से जंप कर दिया बैक ऑफ द हॉर्स पे एंड पहले तो घोड़ा चला ही नहीं,
फिर उसके मुराद ने क्या करा, उसका जो कजन था उसने एडवाइस किया कि भाई तुम्हें किक करना पड़ता है ना, जो हॉर्स का मसल है उस पर फिर वो चलता है। तो इतने में ही वो अपना हिनहिनाया, उसके बाद चलने लगा, दौड़ने लगा। इट रैन डाउन टू द रोड। अब वो अलग अलग जगहों पे बच्चों दौड़ रहा है एंड उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वो जंप कर रहा है वाइन्स के ऊपर से, और जैसे ही एक बार वो जंप करता है 7th वाइन से, हमारा नरेटर बेचारा गिर जाता है और हॉर्स तब भी भागता ही रहता है। द हॉर्स कॉन्टिन्यूड रनिंग। नेक्स्ट, हु वाज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन होता है बच्चों? तो वो एक असीरियन फार्मर होता है। एंड व्हाट प्रॉब्लम वाज ही फेसिंग, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तो वो इनकी फैमिली को भी जानता है, वो रेगुलरली इनके यहाँ आता रहता है। उसका जो व्हाइट हॉर्स था वो चोरी हो गया था, यानी कि जो घोड़ा मुराद ने चुराया था वो जॉन बायरो का ही था। तो वो बोलता है कि देखो भाई मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, मैं मेरे घोड़े के बिना अब क्या ही करूंगा, मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो वो अपना सारा रैंट आकर इसके घर पर निकालता है। Why does the narrator mention Uncle Khusraw? What characteristic feature of the men are highlighted? तो आपको अगेन अंकल खुजरॉफ के बारे में बताना है। बोला जाता है जो कजिन मुराद है उसने जो गुण लिए हैं ना वो अंकल खुजरॉफ के ही लिए हैं, क्योंकि वो भी क्रेजी है। He was a big man with a powerful head of black hair, very large mustache। तो उनकी जो मूछें हैं बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं। He was quite furious, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेबल है, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। ये 4-5 वर्ड याद कर लेना। किसी को भी बात करने से रोक देते हैं और उनका एक तकिया कलाम है, वो क्या है? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Alright, let's move to the next chapter, discovering Tute. Why did Carter have to chisel away the solidified resins to raise the king's remain? अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो हावर्ड कार्टर था, है ना, उसने क्यों ट्यूट की बॉडी के साथ जो किया वो क्यों करा, ये बताओ। तो भाई हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं तूतनखामुन वॉज अ यंग रूलर, यानी कि जो ट्यूट था वो इजिप्ट का एक रूलर था जिसने केवल 9 सालों के लिए रूल किया। कल भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे क्लास में, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कितने सालों के लिए रूल करा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे 11 साल, 9 साल, ठीक है। फिर उसकी सडनली बच्चों डेथ हो गई। अब एक आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और उनका नाम क्या था? हावर्ड केटर। उन्होंने डिस्कवर किया ट्यूट की मम्मी को इन 1922। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि भाई इनकी बॉडी 3 कॉफिन्स में रखी गई है, ठीक है, और मम्मी यानी कि जो इनकी बॉडी है वो बिल्कुल लास्ट कॉफिन में है। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि एक रिचुअल रेजिन लगाया गया है जिससे कि मम्मी सॉलिडिफाइड यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है ना। पहले एक तरीके का कुछ गम बोल लो वो लगाया जाता था ताकि बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो या कोई बॉडी को चुरा ना पाए आगे चलकर, राइट। तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है, तो उन्होंने कॉफिन को टच करा, बहुत ज्यादा हार्ड था। मम्मी को निकाला नहीं जा सका कॉफिन से क्योंकि वो चिपक गई थी पीछे। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई करा कि भाई वो जो गम है वो अपने आप पिघल जाए, लूज हो जाए, बॉडी को हम लोग निकाल पाए। उन्होंने बाहर गर्मी में भी रखा बट कुछ भी वर्क नहीं करा। If he had kept the coffin outside, thieves would have harmed the mummy while taking away the gold. तो अब उनके दिमाग में क्या था कि भाई आफ्टर लाइफ में, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे ट्यूट की बॉडी में इतना सारा गोल्ड इन्होंने डाल रखा था, तो अगर वो इसकी बॉडी में से गोल्ड नहीं निकालेगा तो चोर आएंगे कभी ना कभी इसकी बॉडी को हार्म करेंगे। तो इसलिए उसका मकसद था कि मैं सारा गोल्ड निकाल लूं। तो उसने क्या करा? उसकी बॉडी को कट करना शुरू करा, कलेक्टेड द रिमेनिंग बॉडी एंड अरेंज्ड इट इन अनदर बॉक्स सो द मम्मी कुड बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो उसने एक एक पार्ट को काटा, उसमें से सारा गोल्ड निकाला, फिर दोबारा पार्ट को जोड़ा और एक वुडन बॉक्स में रख दिया ताकि अगर आगे किसी को रिसर्च करना है बॉडी पे तो वो कर पाए। नेक्स्ट, वाई, अच्छा ये तो सेम है। वाई किंग ट्यूट बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, यानी कि बार बार जांच क्यों की गई ट्यूट की बॉडी की, ये आपको बताना है। देखो बच्चों, इजिप्ट हो गया, तो इजिप्ट में ना बहुत सारे मिथ हैं, राइट, राजाओं के बारे में, मम्मी के बारे में, एंड इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट रहा है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का इंटरेस्ट रहा है ना। तो बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता रही है जानने के बारे में कि भाई किंग ट्यूट की डेथ कैसे हुई, क्योंकि ये एक यंग रूलर था इजिप्ट का, है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन बन गया था हिस्ट्री में। बहुत सारे हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, उनके पास बहुत सारे सवाल थे, है ना, ट्यूट के बारे में। So he became the ruler of the Egypt at a young age and ruled for 9 years before his ultimately death. क्योंकि वो लास्ट रूलर था अपनी फैमिली का जिसने इजिप्ट को रूल करा था, राइट। इसकी फैमिली ने ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी से इसकी फैमिली का रूल चलता आ रहा था और ये लास्ट रूलर था अपनी फैमिली का। इसकी जो डेथ का रीजन है वो अननोन है,
बट ये एज्यूम किया जाता है कि इसका मर्डर हुआ था। ठीक है, रिसर्चर्स जो है वो अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए कि ये कैसे मरा, इसके टाइम, डेथ का टाइम क्या था, तो इसके लिए बार बार इसकी बॉडी को छेड़ना पड़ता है, राइट। सो दिस इज व्हाई हिज बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड रिसर्च। 1968 में एक्सरे भी हुआ, इससे रिवील हुआ कि इसके जो फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है। रिसर्चर्स ने ट्राई किया कि इसको एक सीटी स्कैन भी करे इसके साथ, तो इसलिए बार बार इसकी बॉडी को बच्चों जांच पड़ताल के लिए ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट, जो बॉय है उसने अपना नाम तूतिनखातेन से तूतिनखामून क्यों कर लिया, ये आप लोगों को बताना है। तो तूतिनखामून मींस लिविंग इमेज ऑफ आमुन, ये क्या है, मेजर गॉड थे एंशिएंट इजिप्ट के, है ना। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि तूतिनखामून का मतलब क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जो कि एक मेजर गॉड थे। इससे पहले जो रूलर था अमेनहतप IV, उसने क्या करा था, इन गॉड की सारी मूर्तियां हटवा दी थी, सारे मंदिर बंद करवा दिए थे, अपने जो भगवान थे सूर्यदेव केवल उनकी पूजा वो करता था। बट जब ट्यूट राजा बना तो उसने इनके टेम्पल्स को रिस्टोर करवाया, जो लोगों के बिलीफ थे वो उनको वापस लेकर आया, और इसलिए उसने अपना नाम तूतिनखातेन से तूतिनखामून कर लिया, क्योंकि लास्ट में इनका नाम आता है टू चूज हिज बिलीव इन द गॉड। नेक्स्ट, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनेतन्स एज वैकी। भाई वैकी क्यों बोला गया है इस रूलर को, ठीक है, तो मतलब एक टाइप से क्रेजी क्यों बोला गया है इसको। तो यहाँ पे देखो, इट मीन्स द सर्वेंट ऑफ द एटेन, द सन डिस। तो अभी हमने ये जो पढ़ा ना, अमीनहतप IV, सेम ही इंसान है, इसने अपना नाम बदल लिया था। इसने क्या करा, सारा रिलीजियस जो कैपिटल था ना मूव कर दिया फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेतन। ठीक है, इसने पुराने भगवान जितने भी लोग पूछते थे उनके मंदिर बंद करवा दिए, तोड़वा दिए, अपने भगवान को पूजवाने लगा। ठीक है, ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ आमुन, अ मेजर गॉड, एंड क्लोज्ड हिज टेंपल। तो इस रीजन से रे जॉनसन ने क्या बोला, इसे वैकी बोला है। नेक्स्ट बेटा, 5 जनवरी 2005 एक इंपॉर्टेंट डेट क्यों है, एक इंपॉर्टेंट सागा मतलब इसकी कहानी में एक इंपॉर्टेंट डेट क्यों है। तो भाई इस डेट को बच्चों, इसकी जो बॉडी थी वो इसके टोम से हटाई गई थी और उसका सीटी स्कैन करवाया गया था, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर क्या था बच्चों जब सीटी स्कैन के लिए इसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था। सो भाई बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट विंड चल रही थी, ठीक है, बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी, आप लोग बोल सकते हो। जो क्लाउड्स थे वो मूव कर रहे थे इन द डिजर्टेड स्काई एंड हाइड द स्टार्स इन द ग्रे स्काई। How did the visitors to Tooth's grave pay their respect to him? जो visitors आ रहे थे, है ना, ट्यूट की बॉडी पे, उसके ग्रेव पे, how were they paying respect? तो आप बोल सकते हो भाई वो गेस कर रहे थे, जो भी वॉल्स पे चीजें लगी हुई थी उनको, राइट। जो ट्यूट का गोल्डन फेस है उसको सब लोग देख रहे थे, उसकी कॉफिन की लिड को सब लोग देख रहे थे। कुछ जो विजिटर्स है वो गाइड बुक से चीजें भी पढ़ रहे थे, विस्पर कर रहे थे, और कुछ दूसरे लोग बिल्कुल चुपचाप वहां पे खड़े हुए थे। नेक्स्ट, A.R. विलियम्स के अकॉर्डिंग, what according to A.R. विलियम्स were the thoughts of the visitors who stood silently near the Tute's grave? तो वो जो विजिटर्स थे बच्चों, जो ट्यूट की ग्रेव के पास खड़े थे, उनके थॉट क्या थे, वो लोग क्या सोच रहे थे, ये आपको बताना है। So perhaps some of them were thinking deeply over Tute's ultimately डेथ इन हिज टीन्स। कुछ लोग सोच रहे थे यार ये कैसे मरा होगा, दूसरे डर के मारे कांप रहे थे और सोच रहे थे कि भाई क्या ये जो राजा का जो कर्स है, जो श्राप है, क्या ये सच है, क्या अगर इसकी बॉडी को छेड़ा जाएगा तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चों वो सोच रहे थे। अब यहाँ पे लिखा है कि राजा का जो श्राप है वो क्या था, हु रेफर्स टू इट एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। तो भाई श्राप पहले के टाइम पे बोला जाता था कि श्राप क्या है, कि दैट देयर डेथ और मिसफॉर्च्यून विल फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि जिसने भी इसकी बॉडी को छेड़ा या जिसने भी तंग करा तो फिर उनकी नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो उनके साथ सारी बुरी चीजें होने लगेंगी। तो जो साइलेंट विजिटर्स थे वो इस श्राप के बारे में सोच रहे थे, और बाद में एक जो गार्ड है उसने नर्वस होके बोला था कि भाई कहीं ये जो तुम्हारी स्कैनर मशीन ने काम करना बंद कर दिया है, क्या ये इसी श्राप की वजह से तो नहीं कर दिया। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं हम लोग लेबरनम टॉप पे। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोम ओपन। सो ये जो पोम है ये दिन के कौन से समय की है, ठीक है। सो द पोम ओपन्स इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लेबरनम टॉप। आप बोलोगे द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, एकदम साइलेंट है।
व्हाट डज द वर्ड येलोइंग मीन हेयर? अब आप देख सकते हो यहाँ पर येलोइंग वर्ड लिखा है। अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने वन शॉट डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, उसमें मैंने क्लियरली समझाया है। तो येलोइंग मतलब क्या है बेटा? बिकमिंग येलो। कौन से सीजन की बात हो रही है बच्चों इस कविता में? याद रखना, ऑटम सीजन की बात हो रही है इस कविता में। नेक्स्ट, what effect is produced at the branch end with the sitting of the mother goldfinch bird on it? तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? कौन से इफेक्ट की बात हो रही है? कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है बिल्कुल ब्रांच के एंड पे जब गोल्डफिंच बैठी है? तो आप बोलोगे अ सडननेस एंड अ स्टार्टलमेंट आर प्रोड्यूस्ड, है ना, एकदम से कुछ सरप्राइजिंग इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि भाई वो बर्ड एकदम से आ रही है। तो जो पेड़ अभी तक जिसमें बिल्कुल जान नहीं थी, जो बिल्कुल डेथ लाइक था, उसमें एकदम से ऐसा लग रहा है कि जान आ गई हो, एक सडननेस आ गई हो। नेक्स्ट, व्हाई इज द मदर गोल्डफिंच बर्ड अलर्ट? भाई वो अलर्ट क्यों है इतनी? उसे अलर्ट बोला गया एकदम, है ना, छिपकली की तरह कि एकदम से जाती है। ऐसा क्यों बोला गया है बच्चों? बिकॉज वो नहीं चाहती कि उसके जो एनिमीज हैं उन्हें पता चले कि भाई यहाँ पर उसके बच्चे रहते हैं, कि कहीं वो पीछे से जाए खाना वाना लेने और एनिमीज उसके बच्चे को हार्म करें। कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है बच्चों? तो फिगर्स ऑफ स्पीच भी मैंने आपको वन शॉट में करा रखे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है सिमिली। सिमिली का कैसे हुआ है देखो, स्लीक एज द लिजर्ड, तो यहाँ पे एज लगाकर बर्ड को लिजर्ड छिपकली से कंपेयर किया गया है। तो जब भी हम एज लगाकर किसी को कंपेयर करते हैं, लाइक और एज लगाकर, तो हम सिमिली बोलते हैं। ट्विचिंग का क्या मतलब है? ट्विचिंग मतलब मूविंग द बॉडी। नेक्स्ट, हाउ डज द लेबर्नम ट्री अपीयर इन सितंबर? बच्चों लेबर्नम ट्री का पेड़ सितंबर में किस प्रकार लग रहा है ये आपको बताना है। तो सितंबर में बच्चों जो लीव्स है वो बिल्कुल येलो है, जो सीड्स है वो ग्राउंड पे गिरी हुई है। How does the laburnum tree appear in September afternoon? Does the arrival of the goldfinch bring a change in it? क्या गोल्डफिंच के आने से बच्चों पेड़ पे कुछ भी चेंज होता है, ये हमें बताना है। So yes, the laburnum tree is yellow and still in September afternoon. However, it bursts into activity and life when the goldfinch bird arrive. तो आप बोलोगे भाई ट्री येलो है, एकदम स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है सितंबर आफ्टरनून में, पर जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आ रही है तो उसमें एक एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है। देयर इज प्लेंटी ऑफ साउंड। आप गोल्डफिंच बर्ड को देख के उसके बच्चे भी चिचियाने लगते हैं, तो बहुत सारा साउंड और मूवमेंट उसकी ब्रांचेस में क्रिएट हो जाता है। डिस्क्राइब द लेबर्नम ट्री। तो आप बोलोगे भाई लेबर्नम ट्री साइलेंट, एकदम चुप है, एकदम स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं, लीव्स येलो हैं, सीड्स जो हैं वो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं। इट अपीयर्स येलो इन द आफ्टरनून लाइट इन सितंबर। Why did the goldfinch enter the thickness of the laburnum tree? बोला गया है गोल्डफिंच बर्ड एकदम अंदर की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि बच्चों वहां पे उसने अपना घोंसला बना रखा है, वहां पर उसके छोटे बच्चे हैं, तो वो उन्हें फीड करने के लिए वहां पर जाती है। कौन सी लाइन हमें ये दिखाती है? द इंजन ऑफ हर फैमिली एंड शी स्टॉक्स इट। नेक्स्ट, What happened when the goldfinch came to the laburnum tree? जब गोल्डफिंच बर्ड बच्चों लेबर्नम ट्री के पास आती है तो क्या होता है? तो when the bird arrived, there was suddenly a lot of sound, activity, chirping. आप ये तीन वर्ड याद रखोगे कि जैसे ही बर्ड आती है बहुत सारी साउंड, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी चिपिंग स्टार्ट हो जाती है। When she went inside, जब वो थिकनेस में जाती है बच्चों को फीड करने, तो श्रिल आवाजें आने लगती है, यानी कि उसके बच्चे भी उसे देखकर एकदम से बोलने लगते हैं, अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं, फ्लटर करने लगते हैं, तो जिससे कि पूरा का पूरा पेड़ ऐसे लगता है जैसे कि बच्चों शेक कर रहा हो। नेक्स्ट, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट? बर्ड के आने से ट्री किस प्रकार से बच्चों पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। राइट द लाइन दैट शोज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाइन आपको लिखनी है जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है। तो भाई पहले ट्री एकदम साइलेंट है, स्टिल है, खाली है। बर्ड जैसे ही आती है तो चिरपिंग के साउंड्स आने लगते हैं, फ्लटरिंग यानी उसके पंख फड़फड़ाने के साउंड्स आने लगते हैं जो बच्चे अपनी माँ को देखकर करते हैं, एंड पूरे के पूरे पेड़ में जान आ जाती है। लाइन है जो हमें बताती है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ये लाइनें जरूर लिखकर आना बिकॉज ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं। पोएट्स जब भी पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग लाइन कोट करके आते हैं ना, तो क्वेश्चन में 4 चांद लग जाते हैं। नेक्स्ट, इन दी पोम लेबर्नम ट्रॉप व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर टू? किससे कंपेयर किया गया है बर्ड को बच्चों? लिजर्ड से। क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि एक छिपकली अभी यहाँ है, पलक झपकाओगे पता नहीं कहाँ चली आएगी, इतनी स्मूथ उसकी मूवमेंट होती है। तो बर्ड भी बच्चों उसी रफ्तार से एकदम से अंदर और बाहर की तरफ जा रही है।
Why is the image of engine evoked? भाई उसे क्यों बोला गया, उसे इंजन से कंपेयर क्यों किया गया है? तो आप यहां पर बोलोगे बच्चों कि जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड अपने यंगर वंस को खाना देने आती है, तो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया इंजन बोल के, क्यों? टू डिपिक्ट द स्ट्रिंग साउंड्स एनर्जी दैट कैन बी हर्ड। देखो दो चीजें, पहला ये, जैसे आप इंजन को स्टार्ट करो आवाज आने लगती है गड़ 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 गड़, वैसे ही अपनी माँ को देखकर वो छोटे बच्चे अलग अलग आवाजें निकालने लगते हैं। दूसरा, एक इंजन से ही कोई भी गाड़ी चलती है, वैसे ही गोल्डफिंच को इंजन क्यों बोला गया? क्योंकि वो अपने यंगर वंस का पेट भरती है, वो अपने यंग वंस के लिए खाना लेकर आती है। शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। What do you notice about the beginning and the end of the poem? तो आप बोलोगे भाई the tree was silent before the goldfinch came. It became silent again after she left. तो शुरू में भी पेड़ साइलेंट था, बाद में भी साइलेंट था, बस बीच में साइलेंट नहीं था, है ना। उसके बाद वो दोबारा से एंड में उड़ जाती है तो पेड़ दोबारा से हमारा साइलेंट हो जाता है। भाई आपको कौन सी वैल्यूज आप याद करते हो या आप सीखते हो गोल्डफिंच बर्ड से, ये आपको बच्चों पूरी की पूरी बताना है। तो आप बोलोगे भाई गोल्डफिंच जो है ना उसका नेस्ट है लेबर्नम ट्री के ऊपर। अब आप इसमें पूरा एक्सप्लेन करोगे कि कैसे गोल्डफिंच बर्ड रेगुलर इंटरवल्स पे उस पेड़ पर आती है, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती है ना। इससे क्या दिखता है? चिंता दिखता है, कंसर्न दिखता है उसका अपने बच्चों के लिए। और इंपॉर्टेंस, कौन सी इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है? एक माँ के प्यार की, एक माँ के केयर की, कि एक माँ कैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, फिर चाहे वो हमारी माँ हो या फिर जानवरों की माँ हो, बर्ड्स की माँ हो। पोम एम्फसाइज यानी जोर डालती है किस पे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी पे, कि कैसे गोल्डफिंच की क्विक मूवमेंट्स, जल्दी जल्दी वो आ जा रही है, इससे क्या दिखता है कि प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है ना, उसके लिए सेफ्टी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो पोएट ने कंपेयर किया है मोशन ऑफ द बर्ड को टू दैट ऑफ अ लिजर्ड व्हिच मूव स्विफ्टली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सीन बाय एनी प्रीडेटर्स, कि कोई दुश्मन ना देख ले, कोई सांप ना देख ले, जिसकी वजह से गोल्डफिंच क्या है, अपनी सराउंडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अवेयर है और फटाफट से क्विकली वो मूव करती है। येलो का सिग्निफिकेंस क्या है कविता के अंदर बच्चों, ये हमें बताना है। तो देखो जो लेबर्नम ट्री का फ्लावर्स है, लीव्स है, वो भी सारी येलो होती हैं, वैसे भी ऑटम सीजन है, राइट। इसके अलावा जो गोल्डफिंच बर्ड है उसके फेदर्स का कलर भी येलो है, बस उसकी शक्ल हल्की ब्लैक है, वरना वो भी येलो है। पोम क्या करती है? हाईलाइट करती है हाई सिक्योरिटी दैट द मदर बर्ड एंश्योर्स फॉर हर बेबीज एंड द कलर येलो हेल्प्स इन कैमोफ्लेजिंग द बेबीज। क्या होता है बेसिकली? देखो पेड़ येलो है, राइट। अब गोल्डफिंच को पता है उसका कलर भी येलो है जो पेड़ से मैच हो रहा है, इसलिए वो अपना घोंसला वहां बना रही है कि कोई उसे देख ही ना पाए, है ना, वो छिप जाए येलो पत्तियों के पीछे, सिर्फ ब्लैक शक्ल से देख पाते हैं उसे, राइट। सो हेंस दे एस्केप बीइंग नोटिस्ड बाय एनी प्रेडेटर। Sleek as lizard and alert and abrupt she enters the thickness। इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है, ये आपकी पोम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप बोलोगे लिजर्ड एक बहुत ही क्विक मूविंग एनिमल है, राइट, एग्री, बहुत ही अलर्ट भी है, उसकी मूवमेंट बहुत सडन भी होती है। इस लाइन में गोल्डफिंच का जो आना है, जो आगमन है लेबर्नम ट्री के ऊपर, वो डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर बताओगे पोएट ने उसकी मूवमेंट को अलर्ट बोला है और सडन बोला है, बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह। और ऐसी मूवमेंट वो क्यों कर रही है? टू अवॉइड गेटिंग द अटेंशन ऑफ द प्रेडेटर्स। चलिए नेक्स्ट, द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ऑन द लेबर्नम ट्रॉप ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस चेंज? इज दिस चेंज गुड और बैड? तो बोला है जैसे ही वहां पर गोल्डफिंच बर्ड आती है तो एक चेंज आता है, क्या ये चेंज अच्छा है या बुरा है? तो आप बोलोगे पोम के स्टार्टिंग में लेबर्नम ट्री एकदम साइलेंट और स्टिल है, कोई एक्टिविटी नहीं है, राइट। गोल्डफिंच बर्ड आती है, सडनली उसमें एक्टिविटीज होने लग जाती है, जो साइलेंस है वो एकदम से टूट जाता है, क्योंकि ट्विटरिंग आवाज आने लगती है, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज आने लगती है, उसके बच्चों की आवाज आने लगती है, राइट। हमें क्या लगता है कि ये जो चेंज है गोल्डफिंच बर्ड के आने से ये अच्छा है, क्योंकि एक जो मोनोटोनस बिहेवियर होता है कि बिल्कुल शांति शांति है, वो कहीं ना कहीं बर्ड के आने से टूट जाता है। जो पेड़ है वो अलाइव हो जाता है, लाइवली बन जाता है विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच एंड द ट्विटरिंग्स एंड चिरपिंग्स ऑफ द चिक्स। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी चाइल्डहुड पोम पे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा जी कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको अपनी पोम का एक स्टैंजा दे रखा है। अगेन मैंने पोम का वन शॉट डाल रखा है भाई, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा, देखना है जाकर
देख लो, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। दोबारा बोल रही हूँ, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक पैसेज आपको, स्टैंजा आपको दे रखा है, बोला गया है भाई कौन सी पोम से लिया गया, याद रखना है, चाइल्डहुड पोम से लिया। और किसने लिखी है पोम? मार्कस नेटन ने लिखी हुई है। नेक्स्ट, भाई जो पोएट है वो अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में क्या सोच रहा है, कब सोच रहा है? तो आप बोलोगे एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 साल का हो गया है तब उसे लग रहा है कि शायद मैंने अपना चाइल्डहुड तब खो दिया। नेक्स्ट, What do you think the poet felt about hell and heaven in his childhood? भाई अपने बचपन में हेल और हेवन के लिए वो क्या सोचता था? बचपन में उसे लगता था कि हेल और हेवन कोई जगह है जो कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर लोग अपनी मौत के बाद जाते हैं। और वो हेल और हेवन के बारे में अब क्या सोच रहा है? अब वो सोच रहा है कि इस ग्लोब पे तो है ही नहीं, ना ही ज्योग्राफी बुक्स पे है, ना मैप में है, ना ग्लोब पे है। सो ये हेल और हेवन शायद एग्जिस्ट नहीं करता। इससे हमें पता चलता है दैट ही हैज बिकम रैशनल नाउ। रैशनल मतलब लॉजिकल, कि अब वो लॉजिकल बन गया और अब बच्चों वो अपने दिमाग से सोच रहा है क्योंकि वो मैच्योर हो गया है। नेक्स्ट, ये स्टैंजा किसके बारे में बात करता है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंजा को दिमाग में बिठा लो, ऐसे याद रख लो। जहां पर हेल और हेवन की बात हुई है ना, उस स्टैंजा में रैशनलिज्म की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर वो अपने दिमाग से सोचने लग गया, लॉजिकल चीज पे क्वेश्चन कर रहा है। तो इस स्टैंजा में क्या बात हो रही है? अगर कोई पूछे तो बोल देना भाई रैशनलिज्म की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट बच्चों एक अलग स्टैंजा आपको दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू अडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ। अडल्ट्स किसके बारे में बात करते हैं, क्या प्रीच करते हैं? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लव एंड प्रीच ऑफ लव, तो आप यही लिख दोगे द अडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव। नेक्स्ट, हाउ डू द अडल्ट्स बिहेव। भाई जो अडल्ट्स हैं वो एक्चुअल में बिहेव कैसे करते हैं बच्चों, ये आपको बताना है। सो आप बोलोगे दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली, कि वो दिखाते हैं बड़ा प्यार करते हैं, बट दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली। क्या जो अडल्ट्स इस दुनिया में है, क्या वो सिंसियर हैं अबाउट देयर वर्ड्स, यानी कि जो वो बोलते हैं वही वो करते हैं? नहीं, वो सिखाते कुछ और हैं और वो करते कुछ और है। नेक्स्ट, अब ये स्टैंजा याद कर लो, जहां पे अडल्ट्स की बात हो रही है, उस स्टैंजा में बात हो रही है हिपोक्रेसी की। इसकी हिपोक्रेसी की, दोगलेपन की, कि भाई कैसे दोगले लोग हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो याद रखना है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हिपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, अगेन पोम एंड द पोएट आपसे पूछा जाएगा तो बता देना आप, चाइल्डहुड मार्कस नेटन। नेक्स्ट, पोएट क्या सोच रहा है इन लाइन्स में, इन लाइन्स में क्या सोच रहा है वो? तो आप बोलोगे इन लाइन्स में वो सोच रहा है अबाउट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि भाई मैंने मेरा बचपन कब खो दिया। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय माई माइंड वॉज रियली माई ओन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा दिमाग अब तो मेरा खुद का है ना, माई ओन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा दैट ही कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, कि भाई वो अपने दिमाग से सोच सकता है, उसका दिमाग उसके खुद का है, किसी और को उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आइडियाज खुद प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। ठीक है। नेक्स्ट, When does the poet think he lost his childhood? भाई पोएट को क्या लगता है उसने अपना चाइल्डहुड जो था वो कब खो दिया? सो आप बोलोगे पोएट lost his childhood when he found that his mind was really his own and can produce ideas of his own. भाई पोएट को लगता है उसने अपना चाइल्डहुड तब खो दिया जिस दिन उसको रियलाइज हुआ कि उसके दिमाग को कोई और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसका दिमाग खुद का है और वो अपने खुद के आइडियाज प्रोड्यूस कर सकता। नेक्स्ट, अगेन बच्चों यहाँ पर नेम द पोएम एंड द पोएट सेम रहेगा। व्हाट डज द पोएट वंडर अबाउट इन दीज लाइन। इन लाइन्स में वो क्या सोच रहा है? इन लाइन्स में वो सोच रहा है वेयर इज चाइल्डहुड हैज गॉन। सब में वो सोच रहा है चाइल्डहुड कब गया, यहाँ वो सोच रहा है कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड। नेक्स्ट बेटा आप बता दोगे यहाँ पर कि वेयर डिड द पोएट्स चाइल्डहुड गो अकॉर्डिंग टू हिम। कहाँ चला गया पोएट के अकॉर्डिंग उसका चाइल्डहुड? तो आप बोलोगे किसी फॉरगॉटन जगह पर चला गया है ना, टू सम फॉरगॉटन प्लेस। नेक्स्ट, वो फॉरगॉटन जगह क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे इज द फेस ऑफ एन इन्फेंट, कि अब वो अपना बचपन कहाँ देख सकता है? एक छोटे बच्चे की शक्ल में ही केवल वो अपना बचपन को ढूंढ सकता है कि भाई हाँ भी मैं भी कभी छोटा था। पोएट इन लाइन से बच्चों क्या कन्वे करना चाहता है? सो पोएट इन लाइन से कन्वे करना चाहता है द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज द लॉस ऑफ इनोसेंस, कि केवल हम हमारे बचपन में ही इनोसेंट रहते हैं, उसके बाद हमसे हमारा इनोसेंस छीन लिया जाता है। नेक्स्ट, भाई इस पोएम में पोएट बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? तो इस पोएम में पोएट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और वो बार बार पूछ रहा है कि भाई मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हो गया।
नेक्स्ट बच्चों, पोएट ने दो स्टेजेस लाइफ के डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पर, चाइल्डहुड और अडल्टहुड, है ना, दो स्टेजेस बताए हैं। हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से? सो आप बोलोगे भाई चाइल्डहुड जो है वो एक ब्लिसफुल पीरियड दिखाया, यानी कि एक हैप्पी पीरियड दिखाया है, राइट, जहां पर एक बच्चा किसी पे भी यकीन कर लेता है। पर अडल्टहुड दिखाया है रैशनल, यानी कि लॉजिकल पीरियड, जहां पर इंसान अपने दिमाग से सोचता है ना, डिफरेंशिएट कर पाता है, नई चीजें सीख पाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि लोगों का डबल फेस्ड होना भी समझ में आता है और क्राफ्टी होना भी। तो ये दो स्टेजेस यहाँ पर दिखाई गई है। पोएट को क्या रियलाइज होता है व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 इयर्स? तो आप बोलोगे उसे रियलाइज होता है दैट भाई उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया है और ही हैड डेवलप्ड द माइंड ऑफ हिज ओन, उसने अपने खुद का दिमाग डेवलप कर लिया है। ही ऑल्सो फाउंड आउट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, और उसे क्या पता चलता है भाई, उसे पता चलता है कि ये हेल और हेवन तो एक्चुअल में किसी बुक में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। भाई बच्चे जो है ना, वो बड़ों को कैसे समझते हैं और एक्चुअल में बड़े होते कैसे हैं? So as a child, the poet considered all the adults as an epitome of love, यानी कि प्यार की मूरत समझता था वो, है ना, बड़ों को, कि बहुत सिंसियर होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, उन्हें लगता था इनका प्यार सच्चा होता है, जैसे अच्छे से सबके साथ बिहेव करते हैं, राइट। तो ये सब वो उनके लिए समझता था when he was a child. नेक्स्ट बच्चों, वॉइस ऑफ द रेन पे आ जाते हैं। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस? तो यहां से बेटा वॉइस ऑफ द रेन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां बोलोगे भाई एक वॉइस तो हमारे पोएट की है खुद की, क्योंकि वो रेन से बात कर रहा है, जो दूसरी वॉइस है वो रेन की है ना। और ये हमें किन लाइंस में दिख रहा है? तो आप यहाँ पे पोम की ही कुछ लाइंस लिख दोगे जिनसे हमें ये चीज पता चल रही है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? यहाँ पे बच्चों स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है? स्ट्रेंज टू टेल का यहाँ पर क्या मतलब है ये हमें बताना है। सो देयर वाज अ सॉफ्ट शावर ऑफ रेन फॉलिंग एंड द पोएट आस्क्ड इट हु ही वाज। तो बोला जा रहा है कि बारिश हो रही थी और पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो? तो क्वेश्चन जो था भाई वो क्या था? कभी भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि रेन पलट के जवाब देगी, राइट, बट रेन ने आंसर करा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और इसलिए वो बोल रहा है स्ट्रेंज टू टेल। किसको बोल रहा है? उस रिप्लाई को, कि भाई रेन ने भी जवाब दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो एक कंपैरिजन हुआ, एक पैरेलल ड्रॉ किया गया है बेसिकली रेन और म्यूजिक के बीच में, राइट। तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सिमिलैरिटी क्या है? देखो लास्ट टू लाइंस में बताया गया ब्रैकेट के अंदर। इधर पोएट जो है वो कंपेयर करता है रेन को म्यूजिक के साथ। पोएट के अनुसार जो म्यूजिक है वो कहां पर जन्म लेता है? एक सिंगर के दिल में, है ना, एक पोएट के दिल में। जब भी वो अपना गाना गा देता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, उसे अच्छा फील होता है, उसकी जो सोल है वो प्योर रहती है, राइट। लाइकवाइज रेन भी क्या करती है? अर्थ से जनरेट होती है, इवेपोरेट होती है और वापस अर्थ पर आ जाती है बहुत सारी एक्टिविटीज के बाद, बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। इट प्यूरिफाइज डर्ट एंड मेक्स इट ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, व्हाट डज द रेन डू टू द ड्रॉट, atoms and the dust of the globe? तो भाई रेन इन सब का क्या करती है बताओ? तो आप बोलोगे भाई जब भी वेपर बन जाती है, रेन वापस स्काई में जाती है, क्लाउड्स का फॉर्म लेती है, दोबारा बारिश के फॉर्म पे नीचे आती है, राइट, और उसके बाद जितना भी सूखा पड़ा होता है उसको हटाती है, राइट, हर एटम को, हर पार्टिकल को वेट करती है, राइट, उसके बाद जितनी भी डर्ट है उसे साफ करती है, पॉल्यूशन को साफ करती है, प्यूरिफाई करती है और इस अर्थ को बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफाई कर देती है। What does rain do to the earth as has been said by the voice of the rain? Again same question है, लॉन्ग में दे रखा है कि रेन क्या करती है अर्थ पे आकर। तो आप बोलोगे भाई इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड सी, दो जगह से राइज करती है, लैंड से एंड बॉटमलेस सी से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करती है खुद को एज इट रीचेस द स्काई, पढ़ा है ना वाटर साइकिल, राइट। उसके बाद क्या करती है? दोबारा इन द फॉर्म ऑफ रेन धरती पर आती है। जब वो आती है तो वो ड्राइनेस खत्म करती है, राइट, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको पानी देती है, उन्हें ग्रो करने में मदद करती है, डस्ट हटाती है यहाँ से, राइट। रेन के बिना क्या होगा? चीजें लाइफलेस रहेंगी, बेजान रहेंगी, लोग मरने लगेंगे, अनप्रोडक्टिविटी रहेगी, सॉरी। तो जो रेन है वो लाइफ में क्या डालती है? हमारे जान डालती है, प्यूरिफाई करती है, अर्थ को ब्यूटिफाई करती है,
प्रोवाइडिंग एसेंशियल सस्टेनेंस फॉर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स। हम जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं। सो ये जो कॉन्टिन्यूस साइकिल है, इससे क्या इंश्योर होता है बच्चों कि वो दोबारा से अपने ओरिजिन वाले प्लेस पे जाए और वहां से फिर से ऊपर जाए और अपने पर्पस को फुलफिल करे विद लव एंड केयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिट्टो याद कर लेना। नेक्स्ट, वेयर हैड द नरेटर कम, व्हाई वाज शी बैक? द एड्रेस चैप्टर पे आ जाते हैं बच्चे पार्टी। सो नरेटर भाई हमारी एक डच जीव थी, राइट? सबको पता होगा ये, ठीक है, जिससे भाई होलैंड छोड़ना पड़ा था। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ा है ना सबने, वॉर चल रहा था वहां पे, राइट? तो उसी टाइम की ये भी बात है कि नरेटर हमारी क्या थी? डच जीव थी, एंड उसे क्या करना पड़ा था? होलैंड छोड़ना पड़ा था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली वो अपनी मम्मी के साथ गई थी, उसकी मम्मा ऑब्वियसली नहीं वापस आ पाई, उनकी डेथ हो गई थी, एंड नाउ शी वॉज बैक टू वेयर हर पास्ट थिंग्स ले। तो मिसेस डॉर्लिंग करके एक औरत थी जिन्होंने उनका सारा सामान ले लिया था, रख लिया था ड्यूरिंग द वॉर। तो अब वो वहां पर वापस आई थी, उसे अपनी मम्मा का जितना भी सामान था वो टच करना था, फील करना था अपने बिलोंगिंग्स को, इन ऑर्डर टू रीलिव दोज मेमोरीज। नेक्स्ट, whom did the narrator desire to meet in Holland and why? वो किससे मिलने आई थी और क्यों? तो नरेटर को याद है कि उसकी मम्मी ने उसे एक एड्रेस याद करने के लिए बोला था कि नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट, ये एड्रेस तुम याद कर लो जहां पर मिसेस डॉर्लिंग रहती है। मिसेस डॉर्लिंग ने हमारा सारा सामान सेफली रख रखा है ना, इंसिस्ट करके कि नहीं मैं रख लूंगी सामान, मैं रख लूंगी। वॉर के बाद नरेटर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी अपना सारा सामान देखने के लिए। यार होता ही है ना, कि अपने घर वापस जाए, अपना सामान देखे, तो घर तो है नहीं, सामान सारा डॉर्लिंग ले गई। तो अब वो क्यूरियस थी अपना सामान को देखने के लिए, दैट वाज स्टिल एट दैट एड्रेस, एंड वो जाकर मिसेस डॉर्लिंग से मिलना चाहती थी। नेक्स्ट, What kind of a welcome did the narrator get from Mrs. Darling? तो मिसेस डॉर्लिंग के थ्रू उन्हें किस टाइप का वेलकम मिला ये आपको बताना है। सो भाई मिसेस डॉर्लिंग ने बहुत ही कोल्ड और इनडिफरेंट बिहेव किया, यानी कि उसे घर में अंदर तक नहीं घुसाया। शी वॉज नॉट हैप्पी, है ना, उसे मतलब ये था कि अरे ये जिंदा कैसे बच गए, अपना सामान लेने आई होगी, राइट? तो उन्होंने घर में भी नहीं उसे घुसाया, एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया, बोला कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, बाद में आना। शी रिफ्यूज टू मीट हर। नेक्स्ट, When did the narrator first learn about the existence of Mrs. Darling? Mrs. Darling करके कोई औरत है भी, ये हमारी नरेटर को बच्चों कब पता चला? तो हमारी नरेटर रिकॉल करती है, याद करती है वो टाइम जब वो घर गई हुई थी फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर में, ठीक है? तो फर्स्ट हाफ चल रहा था वॉर का, वो अपने घर गई हुई थी, वो याद करती है और वो नोटिस करती है कि यार बड़ी सारी चीजें मेरे घर से मिसिंग है। तो वो उसकी मम्मी ने तब बताया कि मिसेस डॉर्लिंग करके एक है मेरी जान पहचान में, है ना, जो एकदम से जिन्होंने अब आना शुरू कर दिया, हमारी बात बीच में बंद हो गई थी, दोबारा से हमारा जो कांटेक्ट है उन्होंने रिन्यू कर दिया, दोबारा से आ रही है बात करने, रेगुलरली घर आ रही है, और जब भी आती है तो जाते जाते अपने साथ एक सूटकेस भर के सामान ले जाती है, बोलती है कि मैं इन चीजों को सेफ रखूंगी। तो तब उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पहली बार पता चला था। What was the narrator's mother opinion about Mrs. Darling? तो भाई नरेटर की मम्मी तो बहुत ज्यादा भोली थी बच्चों, है ना, उन्हें लगता था मिसेस डॉर्लिंग कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी लेडी है, जो हमारे लिए इतना खतरा मोल ले रही है, हमारा सामान सेव करके अपने पास रख रही है, जब जब आती है ले जाती है। सो नरेटर की मम्मी देख ही नहीं पाई, शी वॉज अनेबल टू सी थ्रू द लेडी, उसके इरादे, उसके मंसूबे वो देख ही नहीं पाई कि वो उनको चीट कर रही हैं, एंड इंस्टेड शी फेल्ट ग्रेटफुल टू मिसेस डॉर्लिंग। नेक्स्ट, What did the narrator recall about her first meeting with Mrs. Darling? So Mrs. Darling के साथ अपनी पहली मीटिंग के बारे में नरेटर कौन सी चीजें याद कर रही है? So the narrator saw Mrs. Darling for the first time on the morning after the day she came to know about her. जब उसकी मम्मी ने उसे बताया, उसकी अगली सुबह उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा। वो नीचे आ रही थी अपने घर से, तो उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था अपने घर पर, वॉर से पहले की बात है ये, फर्स्ट हाफ की। तो नरेटर ने देखा कि उसकी मम्मी किसी से बात कर रही है, एक वुमेन थी, ब्राउन कलर का कोट पहना था, शेपलेस सी हैट थी, बैक उसकी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड थी, है ना, तो उसने नॉड करा और अपना सूटकेस उठा के ले गई। तो तब उसने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। नेक्स्ट, Why did she leave the house without taking her things? वो आई तो थी मिसेस डॉर्लिंग से सामान लेने, दूसरी बार उसे एंट्री भी मिल गई थी क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने गेट खोला, पर वो अपना सामान लिए बिना ही वहां से क्यों चली गई? So the narrator found everything that belonged to her family. उसने मिसेस डॉर्लिंग के घर में एक एक चीज देखी जो उनकी फैमिली की थी, सारी चीजें उन्हीं की थी, उसे लग रहा था कि ये मेरा ही घर है, बस जगह अलग है। So she returned to her hometown only to search for and take back those things. वो आई तो उन चीजों को लेने थी, बट जैसे ही वो घर में घुसी और उन चीजों को उसने देखा तो उससे वो अनकंफर्टेबल होने लगी, वो नॉस्टैल्जिक फील करने लगी, उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी, अपने पास्ट की याद आने लगी।
राइट। तो फाइनली शी वॉज कन्विंस्ड कि ये जो लिंक है ना सामान और मेरे बीच, ये अब टूट चुका है, मुझे अब नहीं चाहिए। प्लस जिस घर में मैं किराए पे रहती हूँ उन सब में तो ये सामान आएगा भी नहीं, तो मैं इस सामान का क्या ही करूंगी। सो शी लेफ्ट देम विद द न्यू ओनर टू मूव ऑन विद हर पास्ट लाइफ। तो उसने मिसेस डॉर्लिंग पे वो सामान छोड़ दिया एंड शी मूव्ड ऑन। नेक्स्ट बेटा आपको बताना है नरेटर्स का पोस्ट वॉर सिचुएशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग द वॉर नरेटर और उसकी मम्मी को घर छोड़ना पड़ा। She lost her mother in war. After the end of the war and liberalization, she got food security. She started to live in small rented room. बोला गया है वॉर के बाद क्या क्या हुआ, तो आप सारी चीजें बताओगे, कैसे उसने अपनी माँ को खोया, कैसे उसके बाद उस पर रहने की जगह नहीं थी, कैसे वो एक छोटे से रेंटेड रूम में उसने रहना शुरू कर दिया जहां पर विंडो से ब्लैक पेपर शीट्स लटकती थी, बहुत बुरे हालत में वो रह रही थी। एट द सेम टाइम She began to live in a faraway place. Her return after a long time to her hometown. जब वो वॉर के बाद अपने होम टाउन वापस आई तो बहुत सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज उसे हिट करने लगी एंड बहुत ज्यादा पेनफुल उसके लिए वो चीजें हो गई। नेक्स्ट है बेटा द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन प्रोजेक्टमेंट दैट फॉलोज वॉर कॉमेंट। ये आप लोग रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी बातें मैंने अभी आपको समझाई है ना वो लॉन्ग फॉर्म में लिखी गई है कि कैसे एक वॉर चीजों को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, ठीक है। तो ये पीडीएफ्स तो एनीवे मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी जिसका डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक है, तो एक बार ये वाला आंसर तुम लोग अपने से रीड कर लेना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे मदर्स डे पे। हु इज मिसेस फिट्स, व्हाट डज शी एडवाइज मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्स कौन है और उन्होंने मिसेस पियर्सन को बेटा जी क्या एडवाइस दिया ये आपको बताना है। तो मिसेस फिट्स भाई मिसेस पियर्सन की नेबर थी और एक दोस्त थी, एक फॉर्च्यून टेलर भी थी जो कि भविष्य वगैरह बताती हैं आदमी के अंदर क्या है, थोड़ा मैजिक वगैरह परफॉर्म कर लेती हैं, जिन्होंने ये ईस्ट साइड से मैजिक सीखा था। तो वो मिसेस पियर्सन को बोलती हैं कि तुम्हारा फॉर्च्यून ना अगर तुम चाहो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है ना। अगर तुम एफर्ट करोगी तो जो सिचुएशन है वो तुम्हारे फेवर में भी आ सकती है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अप्रिशिएट करना भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बोला मिसेस पियर्सन को कि तुम खुद को अपने घर का बॉस बनाओ। नेक्स्ट मिसेस फिट्स ने क्या ऑफर करा कि वो उनके लिए क्या कर देगी मिसेस पियर्सन के लिए, क्योंकि मिसेस पियर्सन की फैमिली ऐसी थी बच्चों जो उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, राइट। मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटा जितने चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उन सारे चैप्टर्स सारे एक एक चैप्टर का वन शॉट मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। किसी भी बच्चे को स्टोरी जाननी हो तो प्लीज जाकर वो उसको स्पीड बढ़ाकर देख सकता है। तो मिसेस फिट्स जो है उन्होंने सेंस कर लिया था कि मिसेस पियर्सन बहुत ही ज्यादा जेंटल है, सबमिसिव है, दब जाने वालों में से है ना, बहुत ही दयालु है, ये अपनी फैमिली को कभी सीधा नहीं कर पाएंगी। तो मिसेस फिट्स ने बोला कि इन्हें रियलाइज तो कराना पड़ेगा कि ये तुम्हारे साथ गंदा बिहेव करते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी बॉडीज को स्वैप कर लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज डोरिस फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग हर मदर। तो जैसे ही उनकी बॉडी स्वैप हो गई, अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्स में है और मिसेस फिट्स मिसेस पियर्सन में है, तो डोरिस का पहला रिएक्शन क्या था। तो भाई डोरिस तो हिल के रह गई, शी वाज टेकन अबैक, शी वाज सरप्राइज्ड, व्हाट द हेल ये क्या हो गया है ना, मेरी मम्मा क्या कर रही है, स्मोक कर रही है, कार्ड्स खेल रही है। तो डोरिस ने बोला क्या हो गया भाई, व्हाट आर यू डूइंग। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई आंसर भी लेकर कि उसकी मम्मी बोल रही है दिख नहीं रहा व्हाइट वॉश कर रही है। तो मतलब एकदम टेढ़ा आंसर दिया उन्होंने जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई और बिल्कुल भी उसकी मम्मी उसे नर्वस नहीं लगी बल्कि बहुत ही ज्यादा कूल और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी। नेक्स्ट व्हाट वाज मिस्टर पियर्सन कॉल्ड बिहाइंड हिज बैक। भाई क्लब में मिस्टर पियर्सन को क्या बोला जाता था और उन्हें क्यों बोला जाता था। तो बच्चों वो उन्हें क्लब में पॉम्पी ऑम्पी बोलते थे और ऐसा क्यों बोलते थे उनको, ऐसा उनके एटीट्यूड की वजह से बोलते थे ना। पॉम्पियस एटीट्यूड क्या होता है कि खुद को बड़ा दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना। तो जो लोग थे क्लब में वो उनके बारे में बहुत सारे जोक्स बनाते थे बिकॉज वो पूरा टाइम क्लब में ही रहते थे, लिविंग हिज वाइफ अलोन एट होम। नेक्स्ट This play written in 1950 is a humorous and satirical depiction of the status of the mother. What are the issues? Very important question. कि भाई ये जो प्ले है जो जेबी प्रिस्टली ने लिखा है इसमें क्या इशू हाईलाइट किया गया है। तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज इसमें दिखाए गए हैं जो कि हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। एक मेजर प्रॉब्लम जो इसमें दिखाया गया है वो है कि कैसे जो हमारी मम्मी है उन्हें ट्रीट किया जाता है घरों पे उनके खुद के फैमिली मेंबर्स द्वारा, है ना। जबकि हमारी मम्मियां हमारे लिए सब करती हैं, किसी भी घंटे रेडी रहती है, रात में 1:30 बजे भी भूख लगी है शी इज रेडी, राइट। बट तब भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। बट मम्मी भी इंसान है, ये वो भूल जाते हैं और नौकरानी की तरह ट्रीट करने
लगते हैं, उन्हें बस मशीन की तरह ट्रीट करते हैं टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। सेकेंड मेजर इशू जो इस में रेस किया गया है वो क्या है, दे डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर ईच अदर, कि कहने को तो फैमिली है बट आजकल हम बाहर के लोगों के लिए टाइम निकाल लेते हैं बट फैमिली को हम लोग टाइम नहीं देते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज बेटा जी इसमें रेस किए गए हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर सोशलाइज करते हैं रेदर देन गिविंग टाइम एंड कंपनी टू देयर ओन फैमिली मेंबर्स। तो इस प्ले में हम लोग देख सकते हैं कैसे मिसेस पियर्सन चाहती थी कि उनकी फैमिली उन्हीं के साथ रुके, राइट, रमी खेले उनके साथ। इट पोर्ट्रेस कि कैसे लोग मेंटली एक दूसरे से एक ही घर में रहते हुए भी अलग हैं, ठीक है। दूसरा इशू है कि भाई लोग अप्रिशिएट नहीं करते वुमेन को, राइट। एक औरत क्या मांगती है, अप्रिसिएशन, चाहे वो कोई भी हो, be it your friend, be it your mother, be it your sister, we need appreciation for the work we do, right? So Mrs. Fitz is a very independent and strong woman. Mrs. Pearson की फैमिली उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती. Even her son calls the elderly neighbor a silly old bag. Thus the play highlights several issues which are prevalent in the contemporary society. Next, how did Mrs. Fitz help Mrs. Pearson to realize her value in the family? कैसे Mrs. Pearson की फैमिली सुधरती है, कैसे उनको उनकी वैल्यू रियलाइज होती है। तो Mrs. Fitz भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बोल्ड है, अग्रेसिव है, इंडिपेंडेंट लेडी है ना। उन्हें पता है फॉर्च्यून टेलिंग, उन्हें थोड़ा सा जादू वगैरह भी आता है। तो वो क्या करती है, बॉडी को स्वैप कर देती है, राइट। वो मिसेस पियर्सन को बोलती है कि तुम्हारे पे तुम्हारा फॉर्च्यून टोटली डिपेंड करता है। एंड उसके बाद वो क्या करती है, She knew her husband and children did not care for much but couldn't say anything. उन्हें पता है कि मिसेस पियर्सन क्या सोचती है कि उनके बच्चे और उनके हस्बैंड को तो फिक्र है नहीं उनके बारे में, राइट, बट वो उन्हें पलट के कुछ भी कह नहीं पाती। तो मिसेस फिट्स इस बात को समझ लेती है और क्या बोलती है कि मैं बॉडीज को स्विच कर देती हूँ। तो जब ऐसा हो जाता है बच्चों, मिसेस फिट्स मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ जाती है और वो फैमिली मेंबर्स के साथ रूडली बिहेव करने लगती है। आपको भी झटका लगता है ना, किसी ने आपके आगे आवाज न उठाई और एकदम से वो बादशाह की तरह बिहेव करे कि हाँ भाई तू कौन, तो झटका लगता है कि अरे ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही किया। तो जैसे ही उन्होंने अपनी मम्मी के बिहेवियर में सडन चेंज देखा तो फैमिली बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई, डरने लग गई, है ना। दोबारा से उसने बॉडी स्विच करी एंड मिसेस पियर्सन को बोला कि थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइट करके रखो वरना वो तुम्हें दोबारा से डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सो मिसेस पियर्सन ने इस बात को फॉलो करा, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी रियलाइज करा एंड गेव हर द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी शी डिजर्व। ठीक है बच्चे पार्टी, एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भाई हमारे सारे के सारे चैप्टर्स बच्चों समाप्त होते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर हमारा एक चैप्टर है बर्थ, है ना। ये जो लिस्ट है ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं, इनके वन शॉट भी अवेलेबल हैं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारे करा दिए। एक जो बर्थ चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ क्यों नहीं कराए, उसके दो रीजन है, क्योंकि वो परसों ही मैंने आपको चैप्टर कराया है अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। परसों ही टेलीग्राम पे भेजा है उसके क्वेश्चन आंसर्स, परसों ही मैंने आपको क्लास में भी क्वेश्चन आंसर्स कराए, उसकी वीडियो आपको अगेन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक तो रीजन ये, दूसरा ये कि ये सारे बच्चों के हाफ ईयरली में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में नहीं डाला, ठीक है। बट अगर आपके में आ रहा है, आपको देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसों ही कराए हैं, चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हो। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप एंड आई विश ये वीडियो आपकी हेल्प करे, आपके पेपर बहुत अच्छे जाए और आप लोग मुझे आकर बताओ कि यस मैम इस वीडियो ने बहुत हेल्प करी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं आप सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ऑल्सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, बिकॉज यही चीज मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे, योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स कि हाँ भाई तुम्हें कैसी लगी वीडियो। तो प्लीज जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, अगर आपने इवन ये 15 मिनट के लिए भी देखी है ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय, टेक केयर।